चलिए तो आपके 49 क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आपने भेजा है ग्रुप में, देखो सब लोग पीडीएफ आया ना, तो सॉल्व करते हैं। Let xy be the random variable with CDFs f and g. Assume that f is continuous. अच्छा, तो f g दोनों CDF है, लेकिन f continuous है, तो continuous होने का फायदा क्या है कि ये continuous फंक्शन होगा, है ना, पूरे आर पे। And which of the following functions of x are necessarily CDF? तो g के बारे में गारंटी नहीं दिया है, मतलब g डिस्क्रीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, g पे गारंटी नहीं दिया, बट f कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सो दे आर नेसेसरली, सो g मिक्स का भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस का भी, डिस्क्रीट का भी कुछ भी हो सकता है। इसमें डाउट ये था मुझे, हाँ, जैसे आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन में पहले, हाँ, तो उसमें अगर हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो इन्फिनिटी अगर पुट कर रहे हैं तो 1 - 1 0 शुरुआत वाला g को देखने की जरूरत नहीं है, तो वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा ऑप्शन। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो प्रोडक्ट में है, तो वो भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इन्फिनिटी पे 1 into 1 देगा, 0 पे 0, तो राइट कंटीन्यूअस होगा, वो सेटिस्फाई होगा, तो 2 हो गया। नहीं, एक मिनट, राइट कंटीन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, सो फर्स्ट और सेकंड में डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं, वो दोनों ट्रू दिए हुए हैं, मतलब दोनों ट्रू दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है सर? वो गलती से पहले में करेक्ट लग गया, वो उसमें 2 और 3 ऑप्शन सही है। ओके, फर्स्ट रॉन्ग दिया हुआ, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा फर्स्ट रॉन्ग कैसे, ऐसा समझ कह रहे हो आप? यस सर, और सेकंड ट्रू कैसे है? सो देखो भाई, एक फंक्शन है, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सो ये फंक्शन है 1/2 टाइम 1 माइनस, सो 1/2 टाइम 1 माइनस g at -x and plus f at plus x, ये है। यस सर, तो f तो कॉन्टिन्यूअस है, ओके, एंड g at x, तो वैसे नॉर्मली चेक कर रहे हो, तुम्हें लग रहा हो दोनों सही है, दोनों गलत होना चाहिए। यस सर, तो डिफरेंस क्या है? तो देखो g के बारे में क्वेश्चन ऑप्शन दिया नहीं है, तो तुम एक काम भी कर सकते हो, यू कैन टेक कोई पर्टिकुलर सा, तुम एग्जांपल काहे नहीं कंसीडर कर लेते? सर एक लेके देखा था, तथागत के साथ डिस्कस हुआ था ना, तो मैंने, मतलब मैं आपको फोटो भेज देता हूं उसकी भी, थोड़ा सा किया। अगर मैं डी जनरेट ले लूं, मान लो तो डी जनरेट में क्या होता है, किस पॉइंट पे, मान लो सी पॉइंट पे, तो सी से ज्यादा है तो 1 आ जाएगी, सी से कम है तो 0 आ जाएगी। हाँ सर, वो सब कुछ सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन राइट कंटीन्यूअस जो है वो नहीं हो पा रहा, फर्स्ट हो जाएगा। यस सर, सर सेकंड में सेटिस्फाई हो जाएगा, वो प्रूव नहीं हो पा रहा था, मतलब डिस्कार्ड तो हो गया था पहले वाला ऑप्शन, इससे रीजनरेट लेके, बट सेकंड वाला नहीं प्रूव हो रहा था। तो सेकंड में हाफ माइनस एक्स का क्या रोल, माइनस एक्स को हटा सकते हैं हम लोग, सो लेस देन इक्वल टू एक्स है। सो अगर मान लो लिखा हुआ है g माइनस एक्स है, इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी किसका है, ये x है, ये g किसका है, y का है ना, तो सो y लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स है, इसका ये मतलब है। ओके, ठीक है, और एफ ऑफ माइनस, इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ अगर, उसके ऐसे प्रॉपर्टी लगाते हैं, कहाँ दिक्कत आएगी, है ना। तो इसमें तुम्हें जैसे मान लो इसका नाम मैं कुछ नया नाम रख देता हूँ,
सी डी एफ है ना, चलो सी ऑफ क्या ले लूँ, 5 कुछ भी ले लो ना, यस सर, मान लो 5 ले लिया सपोज, सो 5 एट प्लस इन्फिनिटी, तो ये बनाएगा हाफ 1 माइनस, तो g को प्लस में रखो तो g एट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, f एट प्लस इन्फिनिटी, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 और ये 0 है ना, कितना आ जाएगा, f प्लस इन्फिनिटी में कितनी होगी, 1 आ जाएगा टोटल मैं क्या रखा हूँ प्लस इन्फिनिटी ना, यस f एट प्लस इन्फिनिटी कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, सर 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 0 और ये क्या है, सर 1 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 0 हो गया, तो 1 प्लस 1/2, तो फाइनल 1 आ गया। ओके, सिमिलरली आप माइनस इन्फिनिटी पे जब चेक कर रहे हो, सो हाफ किसी भी x पे है ना, कोई x अगर फिक्स नंबर तो 0 हो जाएगा ना तुम्हारा, मतलब ये सोचो जब g 0 हो गया उस केस में क्या होगा, ठीक है चलो इसको अगर करके देखें हम, तुमने चेक तो किया ही होगा, तो यहाँ g प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी और ये f, तो यहाँ से ये तुम्हारा 0, ये तुम्हारा 1, तो 1 माइनस 1 मतलब ये 0 हो गया है ना। अब राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग का चेक करना है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो, हाँ जो बता रहा था ना, जो पहले ऑप्शन में है जो है तुम्हें माइनस ऑफ g है, तो एक्चुअली यस मजे की बात यहाँ पे ये है कि f कॉन्टिन्यूअस दिया है, तो कॉन्टिन्यूअस है फायदा क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल है, ठीक है ना। यस तो तुम x पे चेक कर रहे हो, तो माइनस x पे क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, मान लो अगर कोई फंक्शन g जो है तुम x पे चेक करोगे ना, तो माइनस x पे वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ मैं तुम्हें सही समझा देता हूँ, जैसे बी ऑप्शन में क्या होगा, माइनस x, अगर वो फंक्शन x पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इनफैक्ट वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ना, तो यस तो इसमें f तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे राइट कॉन्टिन्यूटी फेल होगी इस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि g जो है x पे तुम्हारा क्या रहेगा, राइट कॉन्टिन्यूअस है ना, तुम्हें यहाँ x पे राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और यहाँ तुम्हारा माइनस x दे रखा है, तो वहां पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, वो यहाँ पे राइट कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगा तुम्हारा, ओके सर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि माइनस x है ना, अगर ये x होता तो तुम्हें पता है कि gx इज राइट कॉन्टिन्यूअस है ना यस सर, एट x। अब f में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा कि f खुद कॉन्टिन्यूअस है हर पॉइंट पे, बिग मस्का, तो f x हो चाहे f माइनस x हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन तीनों इसमें इक्वल है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ तुम्हारा वो राइट कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चाहिए यहाँ पे, तो माइनस एक्स पे वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स ना, तो इसीलिए तुम यहाँ चेक करोगे कि एक्स पे राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स पे राइट कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं, क्या होगा जरा सोचो, अगर एक्स पे राइट कॉन्टिन्यूअस है क्या मतलब है कि लिमिट g, मतलब मैं ऐसे सिंपली लिखूं, सो g एट a प्लस इज इक्वल टू g एट a, है ना यहाँ पे, यस सर, अब तुम्हें माइनस a पे बात करनी है, तो माइनस a पे कैसे लिखोगे, तो तुम्हें ये पता है कि जब वैल्यू a से, यहाँ क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी y जो है मोर देन a प्लस, मतलब y मोर देन a है, इसका मतलब यही हुआ ना, a प्लस का मतलब ये होता है, ये इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, क्या लिखते हो तुम यहाँ पे, y मोर देन इक्वल टू a, यही मतलब है ना, ये चीज है एक्चुअली, या a प्लस का तुम ऐसा मतलब समझ लो, h टेंड्स टू 0 ले लो, तो तुम वैसे लिखना चाहो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस g ऑफ a प्लस h, और यहाँ आ जाएगा g ऑफ a,
अब जब तुम माइनस ए पे चेक करोगे तो यहाँ जब माइनस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। तो g ऑफ माइनस एच इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस नॉट राइट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए यहाँ फेल हो रहा है। तो ये यहाँ लॉजिक है। और f के साथ सेकेंड ऑप्शन में दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि f पूरा कॉन्टिन्यूअस है। तो कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट कॉन्टिन्यूअस भी है। सो f अगर x पे राइट कॉन्टिन्यूअस है तो माइनस x पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, अब फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट कॉन्टिन्यूअस भी है, तो f को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। g में प्रॉब्लम क्या है, g इज ओनली राइट कॉन्टिन्यूअस एट x, तो एट माइनस x क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है, उस पे राइट कॉन्टिन्यूअस की, तो यहाँ पे राइट कॉन्टिन्यूअस फेल हो जाएगी। तो ये इसका लॉजिक है, ये चीज है। ठीक है सर। तो यहाँ माइनस की वजह से, हाँ चलिए एक दो क्वेश्चन और थे उसमें, ठीक है। वो भी दे दो। सो नेक्स्ट जो तुम्हारा है 104, ये कह रहा है कि एक्स वाई बी टू रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाइंग दिस ex3 ey वेरिएंस x9 ey2 वेरिएंस 4 है, which of the following statement are correct। तो xy नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। यस सर, इसमें 2 और 4 का मैं पता लग गया था, 1 और 3 का नहीं डिसाइड कर पा रहा। अच्छा, 1 और 3 का डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y, कितना आ जाएगा यहाँ से 9 4 13 है ना, प्लस 2 वेरिएंस भी लेना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब वही मैं चेक करता बाउंड के बारे में, प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। इसमें क्या है, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, सारे? सर नहीं, थर्ड और फोर्थ करेक्ट। अच्छा, तो इसमें क्या है कि वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस xy है ना, लेस देन इक्वल टू 25 है। तो ये तुम्हारा ये मिलके कितना हो गया 13। सो 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 12। सो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। यस सर। तो यहां से अगर तुम डिवाइड करो कि अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स कितना है 9, रूट अंडर वेरिएंस वाई कितना आएगा 6 बाई कितना हो गया ये, हाँ सही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ठीक। सो ये मैंने क्या लिया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज मुझे पता है ना क्या होता है, यस सर। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है। पहले में यही फेल हो रहा होगा, चेक करो। मतलब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्यों गलत है, तुम ऐसे यही वाला लॉजिक लगाओ, यू डिवाइड बाय रूट 9 रूट 4 कितना हो गया 6 ना। यस सर। तो 6 से डिवाइड करोगे वहां क्या आएगा, कोरिलेशन बिटवीन 0 एंड 2/3, लेकिन जरूरी थोड़ी है 2/3 से कम ही रहेगा, वो तो 2/3 ज्यादा भी हो सकता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यस सर। तो इसलिए ये गलत है पहला वाला। EXY भी उसी लॉजिक से कर सकते हो, इसी लॉजिक से कि EX EY घटा दो पहले, फिर उससे रेंज देख लो तो आउट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, EX प्लस वाई होल स्क्वायर है, इसको वेरिएंस के टर्म में लिख लो, फिर हो जाएगा। इसी लॉजिक से सारे हो जाएंगे कोवेरिएंस वाले से। सो वी नो कोवेरिएंस बिटवीन -1 एंड 1, ये चीज है। सॉरी, ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन -1 एंड 1। सो कोरिलेशन बिटवीन -1 और 1 इससे हो जाएगा सर, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हाँ 105, ठीक है। ये सब कुछ नया है ना, नया नया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के थ्रू समझ आ रहा है कैसे यूज करना है। ये एक थ्योरम है, अब यहाँ क्वेश्चन बना दिया इस थ्योरम के, वी नो दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एनी रैंडम वेरिएबल x एंड y लाइज बिटवीन -1 और 1। अब उस पे एक क्वेश्चन बना दिया, तो इस तरह से हम 105। सो 105 कह रहा है कि तुम्हारा xyz इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 1 है, ठीक है। और हाँ, इसमें किस ऑप्शन में डाउट है, सारे डाउट है। यस सर, सर इसमें सारे डाउट ओके। सो fx 1 है, fx पॉजिटिव है तो 1 है और नेगेटिव पे -1 है, ओके। u भी ठीक है, पहले तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ कि xyz iid, ये iid नॉर्मल 0 1 है सब, और fx जो है 1 एंड -1, तो 1 कब है जब x मोर देन इक्वल टू 0, -1 x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 नॉट इक्वल टू। और आपको बोल रहा है कि u भी w भी डिफाइंड एज u बराबर mod x, v बराबर mod y,
W बराबर मॉड Z इंटू एफ, सब में एफ एक्स है, ओ एक मिनट, सो यहाँ है एफ वाई, यहाँ है, ये वैसा क्वेश्चन है जो जैम में अभी रिसेंटली सिग्नम फंक्शन वाला किया था, तो याद है सिग्नम फंक्शन वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, यस तो वही तो है ये, इसमें अलग क्या है देखो जरा, बट वहां पे मॉड नहीं था, जो वो क्वेश्चन था ये, इसको तुम क्या लिख सकते हो वहां, तो कि वन है ना, वहां पे था कि यही तो था, क्या देखो वहां पास बीच में जीरो है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, कैन यू राइट इट लाइक मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। और ये वन है जब एक्स जीरो है, लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक्स जीरो है तो प्रोबेबिलिटी मास जीरो ही रहेगा, कोई इसका लॉजिक नहीं, तो यही ये चीज आ गया, सो हो गया, वो सेम हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, u बराबर मॉड एक्स होगा कब, जब y तुम्हारा पॉजिटिव है, माइनस मॉड एक्स होगा जब y नेगेटिव है, इक्वल टू जीरो पे कोई वेट है नहीं, नॉर्मल है ना, सेम थिंग यहाँ पे हो जाएगी, मॉड y जब x इज पॉजिटिव, माइनस मॉड y जब x इज नेगेटिव, एंड एग्जाम में रिसेंटली आया था जो क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन वाला, उसी लॉजिक से हो जाएगा ये, जैम 2022 में आया था, मॉड z जब x मोर देन जीरो है, माइनस मॉड z जब x लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो u भी w भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक, क्योंकि हाफ 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 हाफ, तो u भी w भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो मॉड x का डिस्ट्रीब्यूशन तो आ जाता है, अगर f ऑफ मॉड x मैं लिख के बताऊं जस्ट मॉड x, सो एट x, तो ये आएगा 2 टाइम 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x स्क्वायर x मोर देन 0, ये मॉड x का पीडीएफ लिखा हूं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है आप लोगों को, अब चाहो तो प्रूव कर सकते हैं, सो y बराबर मॉड x ले लो, कुछ नया रहना, w ले लो मॉड x, तो मॉड x का पीडीएफ ये आएगा 2 टाइम, बस क्या हुआ, मॉड क्या किया, नॉर्मल का रेंज पूरा रियल नंबर था, तो मॉड ने क्या किया, पॉजिटिव बना दिया, तो पीडीएफ क्या हो गया, 2 टाइम हो गया, इवन फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सो ये तुम्हारा मॉड x का पीडीएफ आ गया, माइनस मॉड x का क्या होगा, टू टाइम 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x स्क्वायर x लेस देन 0, ये माइनस मॉड x फंक्शन का पीडीएफ होगा, तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो एक काम करना, w ले लो मॉड x को, अब तुम आराम से ट्रांसफॉर्मेशन लगा के डिसाइड करो, t ले लो माइनस मॉड x को, आराम से ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन से तुम्हें ये दिखेगा, इससे ये दिखेगा, सो ये हो गया, तो ये तुम्हारा x और मॉड x का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मॉड x और माइनस मॉड x का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो क्या करना है, ये सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही आएगा, यही वाला इस तरह से आएगा, सो हाफ इनटू सीरीफ ऑफ दिस इनटू हाफ इनटू दिस, ओके, तो इसमें मजे की बात क्या है ना, बस सपोर्ट अलग है ना, पीडीएफ तो कॉमन ही है, सपोर्ट अलग हो गया, क्योंकि माइनस मॉड x का रेंज नेगेटिव होगा इसलिए नेगेटिव है, और उसका रेंज पॉजिटिव है मॉड x का, इसलिए है ना, ओके, तो पूछ क्या रहा है ये, देन u and v are independent each having normal 0 1, u w are independent having normal 0 1, so u and v, तो यहाँ पे y है यहाँ पे x है, तो x y तो इंडिपेंडेंट था ना, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ x y है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है ना एक दूसरे से, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, u एंड w, तो यहाँ भी x z इंडिपेंडेंट है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, u w z सब IID है, और आप बाद में प्रूफ करके देखो, अब कंबाइन करोगे तो हाफ इंटू इसका सीडीएफ हाफ इंटू इसका, तो पूरा इसका रेंज क्या है, u का रेंज क्या है, u का रेंज क्या है, u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, है कि नहीं, अच्छा ये w यहाँ मतलब, यहाँ मैं चूंकि ले चुका हूँ, कुछ नया ना मिले मान लो इसको,
कुछ नया रैंडम वेरिएबल ले लो ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी, इसका एस ले लो मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ यू वी डब्ल्यू का रेंज क्या है, रेंज समझ आता है तुम लोगों को? यस सर। सो ये मॉड एक्स पॉजिटिव रहेगा माइनस मॉड एक्स नेगेटिव रहेगा, दोनों मिला के क्या हो गया पूरा रियल नंबर। पूरा कवर। तो एट द एंड तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो वो जाके, अब तुम्हें याद है सिग्नम फंक्शन में कैसे निकाला था मैंने उसका, जब था x टाइम सिग्नम ऑफ x2 तो उसका CDF निकाला था मैंने, CDF अप्रोच से डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। यस सर। तो तुम CDF अप्रोच लगाओ u पे, तो वहां से आई थिंक ये आ जाएगा, सब नॉर्मल 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब मजे की बात क्या है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे क्या? ये दोनों नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों x पे डिपेंड कर रहा है ना, ओके सर ठीक है। यहाँ दोनों x पे ही है, यहाँ था y x था, यहाँ है ना x, यहाँ पे y x था, यहाँ पे y x था, इसलिए इंडिपेंडेंट था। यहाँ दोनों x पे ही डिपेंड कर रहा है, तो x पॉजिटिव x पॉजिटिव है तो फिक्स कर दिया तुमने, v मॉड y ही होगा, w मॉड z ही होगा, फिक्स हो गया, तो डिपेंड कर गया, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए दोनों x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, तो v w इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ओके सर ठीक है। हो गया ना, तो हो गया बस। तो इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 ही है, these two are independent, these two are independent, these two are not because of they both depend on x। हो गया बस। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो है तो ये कह रहा है कि x1 x2 x2n माइनस 1 जो है IID है विद PDF f थीटा सिमेट्रिक अबाउट थीटा हैविंग बाउंडेड सपोर्ट बाउंडेड है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लोगे कि सपोर्ट R नहीं होना चाहिए, R अनबाउंडेड सेट है, तो बाउंडेड सपोर्ट होगा यूनिफॉर्म 0 1 टाइप का मान लो, यूनिफॉर्म -1 1 टाइप का मान लो, या थीटा -1 टू थीटा +1 टाइप का ये ले लो। तो कह रहा है कि x2n भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक, हाँ ये है ठीक है। तो जो फॉलोइंग इज करेक्ट, x1 माइनस थीटा और थीटा माइनस x1 हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा और थीटा माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसको एग्जांपल से ट्राई कर सकते हो। सर कौन सा एग्जांपल? वही थीटा वो मतलब यूनिफॉर्म वाला थीटा। हाँ मान लो तुम एच एक्स आई ले लो, यूनिफॉर्म थीटा पे है ना, सो थीटा -1 टू थीटा +1 क्या हो रहा है, थीटा सिमेट्रिक है ना, ये मीन कितना आएगा इसका? हाँ सर ये एफएमएस का क्वेश्चन है ये। अच्छा सो अब इस पे ट्राई करके देख लो, थोड़ा आसान सा भी ले सकते हो तुम, आसान सा लोगे तो और आसान से क्या ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाएगा। यहाँ पे तुम अगर एक नया रैंडम वेरिएबल वाई आई तुम ले लो एक्स आई माइनस थीटा, तो वो तुम्हारा यूनिफॉर्म -1 to 1 नहीं हो गया, चेक करो। यस सर। तो इसके लिए काम कर लो, सो वाई एन क्या होगा यहाँ से वाई एन, अच्छा ऐसा दिक्कत होगा नहीं तो मॉड लगा लो। एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म 0 1 करना हो तो, लेकिन 0 1 कर नहीं पाएंगे हम क्योंकि मेन थीटा चाहिए मुझे, कोई बात नहीं। सो निकाल सकते हो कि इसको मॉड लेना पड़ेगा ना। सो मैं अगर पूछूं तुमसे मॉड वाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मॉड वाई एन का, मतलब पहले तो मॉड वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म 0 1 ओके, और मॉड आई वाई आई मैंने थोड़ा स्टैट्स दोगे तो क्या हो जाएगा बीटा, नहीं कोई बात नहीं, अब यहाँ से तुम प्रूव कर पाओगे। सो यू कैन जस्ट फाइंड, ऐसा भी तो बता सकते हो ना, ये तुम अगर पूछे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, यहाँ से पीडीएफ निकाल लोगे, फॉर्मूला पता है, सीडीएफ निकाल लोगे। यस सर। और अगर ये सिमेट्रिक है थीटा पे, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है किसी डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट, तो उस पॉइंट पे सीडीएफ की वैल्यू क्या होगी सर 1/2। हाँ 1/2, क्योंकि वो मीडियन है, जिसपे अबाउट सिमेट्रिक है वो मीन एंड मीडियन दोनों हैं। सो मीन मीडियन यहाँ पे थीटा होगा, तो चेक कर लो इसका मीन मीडियन थीटा आ गया तो हो जाएगा ट्रू ये वाला, थर्ड ऑप्शन ये है। ओके सर।
और एक्स के प्लस 2n माइनस एक्स के। तो के कोई फिक्स कर लो ना, के मान लो तुम 1 ले लो फॉर एग्जांपल। सो यहाँ से तुम निकाल सकते हो ना मीन, जैसे तुम वाई आई का पहले वाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, मान लो वाई एन का तुमने मीन निकाल लिया, तो वाई एन के मीन से तुम्हारा एक्स एन का मीन आ जाएगा। ये जो भी के है, अगर वाई के का तुमने निकाल लिया तो एक्स के का आ जाएगा। एक्स के क्या होगा, सो यहाँ से थीटा प्लस ई ऑफ वाई के, समझ आ रहा ना, इस पे ई ऑपरेट कर दो दोनों तरफ, थीटा उधर चला गया तो ये आ जाएगा। अब इसका मीन कितना है, 0 है ना वाई आई का, तो ये ओके होगा। एक्चुअली यहाँ x1 माइनस थीटा, थीटा माइनस x1 लिखा है, तो ये ओके नहीं होगा। ये तब होता जब है ना, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है म्यू के अबाउट, तो म्यू माइनस एक्स और म्यू प्लस एक्स, म्यू सेंटर में होना चाहिए, तो म्यू माइनस एक्स और म्यू प्लस एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। हाँ यही दे रखा है, सही है ना, तो ये है, तो म्यू माइनस एक्स और म्यू प्लस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। सो उससे आ जाएगा यहाँ पे आई थिंक ठीक है, एक्स के और 2x के, एक के को फिक्स कर लो 1 चाहो तो इसमें फोर्थ में फर्स्ट ऑर्डर प्लस 2n माइनस 1th ऑर्डर स्टैट्स का सम कर दो और देखो सेम आ रहा फॉर ऑल के। अच्छा तो 1 2 के लिए चेक कर लो, सेम ही आएगा सम ऑफ दिस। मतलब इस तरह ट्राई करना, आगे सीडीएफ निकालो और इससे वेरीफाई कर लो, तो डिस्कार्ड हो जाएगा। पहला गलत इसीलिए है क्योंकि वो a माइनस बी बी माइनस ए सेम नहीं रहेगा, मतलब एक्स माइनस थीटा वो नहीं होगा। ठीक है चलो, तुम्हारा काफी हो गया, 35 मिनट। हाँ सो चलो, हाँ जी, और किसी का डाउट है? आदित्य है, तुम्हें डाउट करना है भाई? और ये आगे थ्योरी करा दूं? तुमने लिमिट थ्योरम और मल्टीवेरिएट की असाइनमेंट कर लिए कंप्लीट? जल्दी कंप्लीट कर लो, अभी थ्योरी करा देता हूँ या तो तुम। थ्योरी करा दी। हाँ सो आगे थ्योरी करवा देता हूँ। अभी कुछ दिन लीनियर अलजेब्रा का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहाँ लीनियर अलजेब्रा बहुत मैंने हालांकि यहाँ ब्रीफली पढ़ाया, उस बैच में डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ थोड़ा मुझे जल्दी था खत्म करने का, फिर भी क्वेश्चंस के थ्रू तो चीजें हो जाएगी। बेसिस स्पैन और डायमेंशन तो हमें नहीं निकालना। बेसिस स्पैन और डायमेंशन है ना, सिलेबस में तो है, वो पढ़ाया भी था मैंने, तुम उस दिन थे नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चलो एक मिनट ये संकेत तो कहाँ से स्टार्ट करूं? ये तो हो गया लिमिट थ्योरम का असाइनमेंट, जैम वाला मिला था, गेट का भी मिल जाएगा आजकल, उसको बोला मैंने गेट का दिन सेपरेट नहीं किया था, तो वो आजकल मिल जाएगा। ट्राई कर लेना ऐसे। एक बार हम पीआई को अभी करेंगे क्रैश कोर्स में, एक बार ईयर वाइज सारा पीवाई क्यू करना ही है, गेट और जैम सबका। लेकिन अभी कर रहोगे तो वहाँ क्या होगा, रिविजन टाइप का होगा। और जो अभी नहीं करोगे तो
रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन तब होगा तुम्हें लगा अच्छा तो कॉन्सेप्ट पता, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा अच्छा अभी भी नहीं आता, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन करना कैसे, अप्रोच कैसे करना है, आंसर ही रट्टा मारना है, मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से स्टार्ट करूँ? हाँ चलो सैम्पलिंग से स्टार्ट करते हैं फिर। आज मैंने हाँ सर 3 मिनट रुक सकते हैं, हम थोड़ा सा बाहर है सर। कितने मिनट रुकना है? 2 मिनट सर। हाँ 2 मिनट, और जब तक मैं देखता हूँ क्या है। ऐसे नेक्स्ट वीक से क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट वीक से कुछ दिन मैथ पोर्शन स्टॉप करके, मतलब मैथ हो ही गया ना, तो डिस्कशन इस वीक में कर लेते हैं। नेक्स्ट मंडे से हम लोग डेली स्टैटिस्टिक्स करेंगे, क्योंकि टारगेट है सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर अब असाइनमेंट डिस्कशन शुरू करेंगे, फिर पीवाईक्यू, असाइनमेंट, टेस्ट डिस्कशन, ये चलता रहेगा। ठीक है, जैसे वीके रॉयत की अगर बुक देखोगे तो हमने पहले 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए उसमें से, है ना। सो 1 2 3 4 5 और ये इसी ऑर्डर में है। सो ये जो पहला वीके रॉयत का ये पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। ये आई थिंक ये चौथा है, तीसरा में इसने पहले ये डिस्कस किया है। सो वीके रॉयत का थर्ड चैप्टर ये है, फोर्थ ये है, ठीक है ना। और मतलब एक बार देखना पड़ेगा कैसे कैसे है। हाँ, एमजीएफ का इसने अलग चैप्टर रखा, पहला था प्रोबेबिलिटी, दूसरा रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, फोर्थ है मल्टीपल रैंडम। तो फोर्थ चैप्टर ये था वीके रॉयत में, ये फोर्थ चैप्टर है, ये दोनों मिला के ही, और ये दोनों मिला के थर्ड चैप्टर, ये दोनों मिला के आई थिंक फिफ्थ चैप्टर है। तो ये वाला फिफ्थ चैप्टर है वीके रॉयत में, ये दोनों सेक्शन, और ये फोर्थ चैप्टर है, ये दोनों मिला के फोर्थ चैप्टर है इसका, ठीक है ना। और मोमेंट जेनेटिक फंक्शन इसने अलग से थर्ड चैप्टर बनाया है, और सेकेंड चैप्टर था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल। तो उसमें कुछ अच्छा यहाँ पे मतलब ये 2 चैप्टर मिक्स करके देखना, मतलब उसी ऑर्डर में है। तो पहले 5 चैप्टर हमने वीके रॉयत की वाली बुक अगर तुम देखोगे तो उसमें कंटिन्यू किया हमने। अभी ये जो चैप्टर लिमिट थ्योरम है उसका, वीके रॉयत में लिमिट थ्योरम का आई थिंक हाँ अलग चैप्टर, ये 7वां चैप्टर था। ये जो है वीके रॉयत में 7th चैप्टर है, ये वाला सेक्शन। और ये जो सेक्शन सैम्पलिंग वाला है इसका 6th चैप्टर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो वो इसका 6th चैप्टर है ये वीके रॉयत में। तो 1 2 3 4 5 और 7 कर लिया हमने, अभी ये 6th चैप्टर ये वाला होगा। तो 6th चैप्टर में ये है, हालांकि ये भी है ना मेरे हाथ में से मूड एंड ग्रेविल वाली बुक है, तो ये भी ठीक है, मेरा सही से लिखा हुआ है इसने भी। सो चलो तो देखते हैं हमें क्या डिफाइन करा, रैंडम सैंपल। तो बताओ भाई, तुम लोग पहले तुम लोगों से पूछ लेते हैं। सो हमें डिफाइन करना है रैंडम सैंपल। कोई रैंडम सैंपल का डेफिनेशन बताओ मैथमेटिकली। इसके लिए आप कौन सा बुक रेफर करें? नहीं है, 2 रुपये वीके रॉयत में पढ़ाता था, अभी ऐसे ही मूड ग्रेविल मैंने अभी उठाया, ऐसे ही देख रहा हूँ। मूड एंड ग्रेविल की बुक है, इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय मूड एंड ग्रेविल। नहीं वीके रॉयत में मेरे पास पढ़ा हुआ बहुत सारी बुक्स है, लेकिन वो वैसे मैं देख रहा हूँ इसमें कैसे लिखा है। तो हर बुक में सेम ही चीज लिखा है एक्चुअली, तो डिफरेंट एग्जांपल्स का डिफरेंस। हाँ तो बताओ, कोई ट्राई करो पहले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैंपल का डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग? सर बेसिकली पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कोई रैंडमली हम
ऑब्जर्वेशंस उठा लिए हमने, उसको रैंडम सैंपल बोल देते हैं। ओके फिर सबसेट भी बोल सकते हैं पॉपुलेशन का। ठीक है, तो मैं ऐसे थ्योरेटिकली नहीं जाऊंगा, मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे सो एक होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वेरी लार्ज क्वांटिटी है ना, तो मैं थ्योरेटिकली डिफाइन तो करूंगा नहीं। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि कोई तुम्हारा बहुत लार्ज कोई चीज है जिसका कोई एलिमेंट्स कुछ फॉलो कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन। सो हालांकि इसमें पॉपुलेशन स्टार्ट किया नहीं, तो मैं सीधा रैंडम सैंपल से ही स्टार्ट कर देता हूँ। देखो इसी में मैं स्टार्ट लगा दूंगा। सो रैंडम सैंपल का क्या मतलब होगा? सो जैसे मैं अगर लिखूंगा मैथमेटिकली, मैं डिफाइन करता हूँ सीधा, देखो so let x1 x2 up to xn be a random sample। इसका मतलब क्या है? so the set of random variable x1 x2 xn, मान लो ये है, this is a random sample, ठीक है, this is a random sample if and only if, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, if and only if क्या होगा, इनमें क्या रिलेशंस रहेगा? IID होंगे ना, so they are IID x1 x2 x3 dot dot dot, they are IID random variables। so ये मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, ठीक है ना। मैथमेटिकली अगर मैं कलेक्शन ऑफ, मेरे पास n सैंपल साइज n का है, सो मैं बोलूंगा ये रैंडम सैंपल है, इसका मतलब है कि दे आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और फिर तुम ये देखते हो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होगा, सो वही जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब का, वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है ना, कि जो लार्ज क्वांटिटी है जिसके बारे में तुम्हें एनालिसिस करनी है, सो यू आर कलेक्टिंग डिफरेंट सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल, so x1 has some information, x2 has some information from that population only, so you have n है ना different sample from that population, so means they are from same population, so means they have same distribution and you are collecting it independently actually, so इसीलिए ये इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसको हम रैंडम सैंपल बोलेंगे। तो कहीं अगर रैंडम सैंपल वर्ड लिखा है तो इसका मतलब है वो आइडेंटिटी रैंडम वेरिएबल्स है। हमें वो थ्योरेटिकली नहीं जाना है, जो सैम्पलिंग थ्योरी में वो सब डिटेल, उसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है। हमें मेनली मीनिंग समझनी है कि जो रैंडम सैंपल जब लिखा है तो उसका क्या मतलब लेना है मुझे, तो मुझे उसका मतलब समझना है आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स है, सिंपल। तो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स लिखा हो मतलब रैंडम सैंपल है, या रैंडम सैंपल का मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स है, सिंपल। सो ठीक है, the set of this is called random sample if and only if this is these are IID random variables। so अब तो यार पॉपुलेशन क्या होता है, so let fx be है ना कॉमन PDF या fx and कैपिटल fx बोल दो, है ना, इस तरीके से बोल दो, this be common PDF and CDF respectively of each of random variables x1 x2 xn। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आईआईडी रैंडम वेरिएबल है तो सबका कोई ना कोई PDF CDF होगा, तो मैंने मान लिया ये है, तो हम ये बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन है, सो देन वी से, है ना, वी से x1 x2 xn, ये जो है ना हमारे पास, दिस इज अ रैंडम सैंपल टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन having PDF fx of x and CDF fx of x। ठीक है ना, सो उस पूरे जो पॉपुलेशन है उसका, उसमें PDF उसका fx है, CDF ये है, तो कोई भी सैंपल ले रहे हो तो उसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एंड वी आर टेकिंग इट इंडिपेंडेंटली, सो दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल, सिंपल। हमारे काम के लिए बस इतना ही काफी है कि रैंडम सैंपल का मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब यहाँ ये हो गया, ऐसे सिलेबस में लिखा नहीं है वर्ड, ये पॉपुलेशन वर्ड मतलब वही है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इसका कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है,
that is distribution of the population from which या from where you are collecting the random sample actually. So आगे देखते हैं क्या कहना था. रैंडम सैंपल का डेफिनेशन पहले मुझे लिखना था. सो सिंपल इट इज आईडी रैंडम वेरिएबल, ये डेफिनेशन है. ओके तो अभी बस डिफाइन कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. पैरामीटर. ओके सो पैरामीटर इन स्टैटिस्टिक्स. सो हाउ डू यू डिफाइन पैरामीटर. Population constants are called parameters. चलेगा. सो ऐसे ये लोग डिफाइन कर रखे हैं. सो ये क्या डिफाइन करता है. पॉपुलेशन को डिफाइन करता है जो मूड एंड गरीवाला बुक है. ये कहता है कि द टोटलिटी ऑफ एलिमेंट्स विच आर अंडर डिस्कशन एंड अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन. रैंडम सैंपल कैसे डिफाइन करता है. लेट the random variables x1 x2 have a joint pd of this such that they are independent and have common pdf, so they are random sample. तो वही हो गया. मतलब बोल रहा है कि रैंडम x1 x2 xn जो है रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसका कॉमन पीडीएफ है और इंडिपेंडेंट है, तो रैंडम सैंपल होगा. मतलब आईडी रैंडम वेरिएबल्स मतलब. सो यही है. ठीक है, ये डेफिनेशन लिख रहा है. सो सैंपल पॉपुलेशन. ओके थ्योरीज हम पढ़ सकते हैं ना. सो ठीक है ना. यहाँ पे इंडिपेंडेंट समझ आइए तुम्हें कि इसका मतलब ये क्या है. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है. तो मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे पैरामीटर से पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि बात वही है, मैं क्या अलग से लिख रहा हूँ ना, यही चीज है. मतलब कहने मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा होगा ये कि ऐसा होगा कि f ऑफ x1 x2 xn जो इनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो इनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके इक्वल होगा. प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स के. सो मतलब f ऑफ x1 एट x1, f ऑफ x2 एट x2 एंड f ऑफ xn एट xn. और चूंकि ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो फर्दर तुम ऐसा लिख सकते हो fx एट x1, fx एट x2 एंड fx एट xn. so, क्या हुआ यहाँ पे x1 x2 xn था लेकिन सबका डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन ही है, तो मतलब ऐसा हो गया एक्चुअली. तो यू कैन राइट लाइक दिस है ना. सो ये कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 xn, इसी को बाद में हम क्या बोलेंगे. इसको क्या बोलते हैं. इसका कुछ नाम है ना, क्या नाम है. लाइक्लीहुड फंक्शन. हाँ तो इसी को बाद में हम लाइक्लीहुड फंक्शन बोलेंगे. तो कई बार क्या होता है, तो ये जॉइंट पीडीएफ है इस n रैंडम वेरिएबल्स का, n आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स का. बाद में इसको हम लाइक्लीहुड फंक्शन बोलेंगे. तो लाइक्लीहुड फंक्शन में और ये जॉइंट पीडीएफ में कोई डिफरेंस है कि नहीं है. इंडिपेंडेंस का नहीं, मतलब एक ज्वाइंट जो पीडीएफ है किसका फंक्शन है. ज्वाइंट पीडीएफ किसका फंक्शन है. x1 x2 xn का. और जो लाइक्लीहुड होता है वो किसका फंक्शन होता है. लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, तो उसमें वेरिएबल क्या है लाइक्लीहुड फंक्शन में. पैरामीटर. यस. सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ x1 x2 xn. वहाँ x1 x2 xn एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं. वेरिएबल वहाँ पैरामीटर है. और तभी तुम्हें याद होगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर. तो क्या करते हो तुम कि तुम लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हो. तो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज तुम किसके रेस्पेक्ट में करते हो, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ना. तो वहाँ वेरिएबल क्या है थीटा. तो उसी थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा है, मतलब जिस थीटा के रेस्पेक्ट में लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो जाता है उस थीटा को तुम एमएलई बोल देते हो. सो जॉइंट पीडीएफ x1 x2 xn का और लाइक्लीहुड फंक्शन एक्सप्रेशन सेम है बट दे आर डिफरेंट फंक्शंस एक्चुअली. सो जॉइंट पीडीएफ इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल. ये जो है फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है. एंड लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर. मतलब
आउटपुट सेम, मतलब वो एक्सप्रेशन सेम है बट दोनों में इनपुट अलग है, दोनों का इनपुट अलग है। इनपुट मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स x1 x2 है। तुम कहीं पे ऐसा नहीं लिखा देखे हो, कहीं तुम अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा होगा तो ऐसा कहीं भी लिखा नहीं होगा, तुम ध्यान देना, वो ऐसा लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा वो, है ना, ये ऐसा लिखा रहता है, तुम चेक करना। सो लाइक्लीहुड फंक्शन जो है स्मॉल एल कैपिटल एल, वो थीटा का, हाँ एक्स कॉलन देके थीटा लिख देता है कभी कभी। हाँ, वो जॉइंट पीडीएफ ही है, वो इसी में वो कॉलन इसलिए लिख देता है, बस बताना चाहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो पैरामीटर थीटा है, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर है और वो पैरामीटर थीटा है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो लिखने का मतलब वो जॉइंट पीडीएफ ही है, दैट कंटेन्स अ पैरामीटर थीटा। तो वो कहना ये चाहता है थीटा लिख के कि दैट कंटेन्स अ पैरामीटर थीटा, ये है कि इसमें एक अननोन पैरामीटर थीटा है। तो जैसे मैं पैरामीटर डिफाइन करना चाह रहा था, हाँ सर लाइफ में वो लॉग क्यों लेना पड़ता है, लॉग लेके डेरिवेटिव क्यों करना पड़ता है? क्योंकि डिफरेंशिएशन करना, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है, इसीलिए इसका और कोई, हाँ पॉइंट चेंज नहीं होगा। हाँ, क्योंकि log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो gx फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट एंड log gx का क्रिटिकल पॉइंट सेम ही है, दोनों के पास सेम क्रिटिकल पॉइंट होगा। तुम ये कैलकुलस में भी यूज कर सकते हो, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिला नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अभी टेस्ट में बताऊंगा कि जैसे कहीं रहता है रूट अंडर बहुत सारा फंक्शन है, अब उसमें तुम्हें मैक्सिमा करना है, तो तुम रूट को हटा दो, कैसे करके, तुम स्क्वायर कर दो चाहो तो, फिर अब जो फंक्शन आया, या कहीं पे e की पावर है, तुम log ले लो। तो log क्यों लेते हैं, log लेना जरूरी नहीं है, तुम बिना log लेके तुम उसको मैक्सिमा निकाल लो, वहां मैक्सिमा मिनिमा ही तो है। तो आप log इसलिए लगाते हो ताकि वो आपके कैलकुलेशन को आसान बना देता है, क्योंकि वो आपने ज्वाइंट पीडीएफ लिया हुआ है। log क्या करेगा, सबको अलग अलग कर देगा, log f1 प्लस log f, इस तरह से, तो उससे सम में आ गया, तो डिफरेंशिएट करना आसान हो गया हमारे लिए, तो बस इसलिए log लगाते हैं, उसका और कोई बहुत ज्यादा रीजन नहीं है ना। log की जगह तुम e की पावर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग तुम्हारा log लेता हूँ, log लाइक्लीहुड फंक्शन, तुम e ले लो, कुछ दूसरा फंक्शन ले लो जो 1 1 फंक्शन है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो log इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसलिए उससे क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का सेम ही रहता है, तो प्रिजर्व रहता है। सो इसका क्रिटिकल पॉइंट और इसका क्रिटिकल पॉइंट सेम ही रहेगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, सेम आंसर आएगा। सो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ओके, एनीवे पैरामीटर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो हाउ टू डिफाइन, तो क्या डेफिनेशन लिखूं मैं, बताओ, अगर डिफाइन करना हो तो मैं क्या लिखूं, Characteristics of populations are called parameters. ओके, देखो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फंक्शन वो डिफाइंड होगा विथ रिस्पेक्ट टू सम अननोन क्वांटिटी, है ना, जिसके हेल्प से तुम डिफाइन कर सकते हो। सो दैट अननोन क्वांटिटी और यू से दैट आर्बिट्री क्वांटिटी इज कॉल्ड द पैरामीटर। सो लाइक मैं अगर अपने तरीके से डिफाइन करूं तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा कि so when distribution of function is expressed या is defined with the help of, है ना, some arbitrary, क्या बोलता हूं इसको मैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोल दो, हालांकि बाद में वेरिएबल के जैसा काम करेगा। सो आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना, एंड दैट विल बी कॉल्ड अ पैरामीटर। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, अब उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम अगर लिखोगे तो वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर के हेल्प से तुम डिफाइन कर पा रहे हो ना। सो दैट म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर पैरामीटर फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफाइंड है विद द हेल्प ऑफ, तो बर्नौली में तो है ना, ऐसे p पैरामीटर होता है, सो p के हेल्प से तुम उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हो, सो दैट p इज द पैरामीटर। बाइनोमियल में भी तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। आर्बिट्री कांस्टेंट बिहेव लाइक वेरिएबल, है ना, समझ सकते हो।
सो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड पैरामीटर एक्चुअली, है ना. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो इसमें क्या है, हैज 2 पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, 2 पैरामीटर इसके पास है. अब आता है स्टैटिस्टिक्स, है ना. स्टैटिस्टिक्स, सो ये स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं डिफाइन करना है, स्टैटिस्टिक्स इन सेंस ऑफ इन्फेरेंस डिफाइन करना है. बताइए आप लोग क्या होता है. Quantity which is free from unknown parameter and used to estimate the unknown parameter in the estimation. वो एस्टिमेटर का डेफिनेशन हो गया. सो स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट, इट इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 xn. एक फंक्शन है x1 x2 xn which is free of अननोन पैरामीटर. वही जो लिखा था यहाँ पे ना, तो ये जो मैंने लिखा है आर्बिट्री कांस्टेंट, ये अननोन होगा. तो अननोन आर्बिट्री कांस्टेंट बोल सकते हो कि पैरामीटर जब भी बोलेगा तो अननोन ही होगा, है ना. सो उसके हेल्प से हम डिफाइन करेंगे, बाद में वो फिक्स कर सकते हो. सो विच इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर्स. तो कौन फंक्शन अननोन पैरामीटर्स, है ना, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है ना. सो स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल के लिए जैसे 1/n समेशन xi है और एक है 1/n समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, और एक है मान लो 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n. सो इनमें से कौन कौन सा स्टैटिस्टिक्स है यहाँ. First or third. ठीक है, म्यू अननोन पैरामीटर है, मैं अननोन पैरामीटर ले रहा हूँ. सो ये जो है दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स. कब, व्हेन म्यू इज अननोन पैरामीटर एंड दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है ना. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, जस्ट फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है ना. यहाँ पे अगर दैट इज लिखता, सो दैट इज जनरली मान लो मैं t से डिनोट करता हूँ, तो ये f होगा या कोई g होगा, मान लो सम फंक्शन ऑफ x1 x2 xn फ्री फ्रॉम थीटा. इसमें थीटा कहीं नहीं होगा. ठीक है. सो ये जस्ट x1 x2 xn का कोई फंक्शन है दैट इज फ्री फ्रॉम अननोन पैरामीटर, तो वो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है. अब आता है एस्टिमेटर का डेफिनेशन. हालांकि एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक्स दे आर इक्विवेलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरी एस्टिमेटर इज स्टैटिस्टिक्स, एवरी स्टैटिस्टिक्स इज एस्टिमेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. तो फिर भी डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या होगा. सो अ स्टैटिस्टिक्स that is used to estimate, है ना, some unknown parameters. So statistics that is used to estimate some unknown parameter is called estimator. ठीक है ना. So any statistics can be used as estimator, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. अब वही बाद में डिसाइड करना होता है कौन सा गुड एस्टिमेटर है ना. अब क्वालिटी चेक करने के लिए कौन सा अनबायस्ड है या कौन सा कंसिस्टेंट है, तो ये सब चेक करने के लिए क्राइटेरिया है कौन सा बेटर एस्टिमेटर है, कौन सा खराब है. बट एनी स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड एज एस्टिमेटर. ठीक है. सो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट सम अननोन पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेटर, है ना. फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा है कि x1 x2 अप टू xn दे आर अ रैंडम सैंपल. तो मैं ऐसे लिखूंगा, रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर. ठीक है ना. सो क्या होता है, देन मान लो 1/n समेशन xi, या तुम सिर्फ ले लो x1 प्लस x2 अपॉन 2, इस तरह से, या कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो. जस्ट x1 ले लो, है ना,
डॉट 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 दे आर एस्टिमेटर्स ऑफ म्यू। इस तरीके से यहाँ देख लो, जैसे 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से मान लो, या 1/n माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, या कुछ और दे दो, है ना, या समथिंग तुम ले सकते हो 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, ऐसा आप कंसीडर कर लिया मान लो, कुछ भी इस तरह से। सो यू कैन, है ना, टेक, या नहीं लिखो, डॉट डॉट डॉट, है ना, मान लो दे आर एस्टिमेटर्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर। हमें ये नहीं बता रहे कैसा एस्टिमेटर है, जस्ट वी कैन यूज एज एस्टिमेटर। बाद में वो अनबायस्ड होगा या एमएलई होगा या क्या होगा वो डिसाइड करेंगे बाद में। जस्ट एस्टिमेटर हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एस्टिमेटर की डेफिनेशन है। और क्या डिफाइन करना है, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, डिफाइन सर करना वो पीछे जो आपने लिखा था 1/n और n-1, उसमें से सैंपल वेरिएंस किसको कहते हैं? हाँ, सैंपल वेरिएंस का जो डेफिनेशन है वो ये है एक्चुअली। सो दिस इज सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस को डिफाइन करने के पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि ये अनबायस्ड होता है, तो ये इसलिए डिफाइन किया जाता है सैंपल वेरिएंस के रूप में ये, क्योंकि ये अनबायस्ड होगा, वो अनबायस्ड नहीं है। हालांकि एमएलई ये आएगा सिग्मा स्क्वायर का, जब तुम एमएलई फाइंड करोगे तो एमएलई ये आएगा सिग्मा स्क्वायर का, लेकिन ये अनबायस्ड नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होने की वजह से कुछ कॉन्सेप्ट है क्या वो? हाँ, वो आगे तुम उस तरह देख सकते हो, यस। सो अगर एस स्क्वायर के टर्म में अगर वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है। कैपिटल एस स्क्वायर तुम बुक में देखोगे, समटाइम्स कैपिटल एस स्क्वायर इसको लिखता है, कुछ लोग स्मॉल एस स्क्वायर इसको लिखता है, उस तरह से डिफाइन करता है। सर वही कई बार बदल देता है। नहीं, बदल नहीं देता है। अगर ये एक्स बार की जगह म्यू यूज करोगे ना तो फिर एन रहेगा, तो वो डेफिनेशन आ गया, एक्चुअल वेरिएंस का डेफिनेशन आ गया। तुम्हारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, एन डेटा पॉइंट्स हैं, तो तुम उसका वेरिएंस कैसे डिफाइन करते हो? 1/n समेशन एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो अगर ये नोन है तो उस केस में n रहेगा, अगर ये अननोन है तो n-1 रहेगा, मतलब यहाँ x बार यूज किया है तो n-1 रहेगा। तो सैंपल वेरिएंस का एक्चुअल डेफिनेशन ये है। बदलता कब है तो वो जैसे सिचुएशन आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। सो जनरली डिपेंड करता है कि ये नोन अगर होगा, अच्छा अगर ये म्यू नोन हो जाएगा फिर ये अनबायस्ड हो जाएगा। यहाँ बोला ये अनबायस्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ x बार है, x बार की जगह म्यू यूज कर लो तो ये अनबायस्ड हो जाएगा फिर। तो वो डिपेंड करता है ना कि क्या है, दोनों अलग अलग एस्टिमेटर हो जाएगा फिर। तो जब म्यू नोन है तब यहाँ म्यू यूज करोगे फिर ये अनबायस्ड है, अगर म्यू अननोन है तो ये अनबायस्ड है। सो डिफरेंट सिचुएशन में वो है। किसके लिए? सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो डिफाइन कर रहे हैं देखो आगे क्या है डेफिनेशन। सो क्या क्या डिफाइन करना था मुझे? रैंडम सैंपल पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही हो गया कि जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये लोग बुक में भी डिफाइन करता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिंपली कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वही जो ज्वाइंट पीडीएफ था, लाइक्लीहुड फंक्शन बोल दो। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn, जो लाइक्लीहुड फंक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ। लेकिन लाइक्लीहुड फंक्शन बोलने के लिए फिर हम लोग जब लाइक्लीहुड फंक्शन वर्ड यूज करेंगे तो वहां एज अ फंक्शन ऑफ थीटा यूज करते हैं, ज्वाइंट पीडीएफ यूज करें तो एज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn यूज करते हैं। तो है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिफाइन करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को डिफाइन करना है। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट मतलब ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल, है ना। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम सैंपल, है ना, ये जो था x1 x2 अप टू xn, दैट इज ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 xn बोल दो, है ना। सो दिस इज कॉल्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वही मैंने बताया था। सो ये जैसे ज्वाइंट सीडीएफ हमने अभी डिस्कस किया है कि x1 x2 xn, ये सबके रेस्पेक्ट में x1 x2 xn हो गया। तो ये सिंपल हमने देखा था, ये f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ xn, जहाँ f जो है पॉपुलेशन का है, तो दिस इज अ मॉड प्रोडक्ट ऑफ fxi i फ्रॉम 1 to n। तो ये तुम्हारा जो है
ज्वाइंट पीडीएफ है, ठीक है ना। सो जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन तुम उस डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं लिख पाओगे जिसमें पैरामीटर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल 0 1 है, तो नॉर्मल 0 1 का तुम्हें लाइक्लीहुड फंक्शन कहीं मिलेगा नहीं, लिख भी नहीं सकते तुम, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने का मतलब है कि यू आर राइटिंग अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। सो लाइक्लीहुड फंक्शन उस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है जिसमें अननोन पैरामीटर है ना, तो वो अननोन पैरामीटर रेस्पेक्ट में। लेकिन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन तुम किसी का भी लिख सकते हो, अगर तुम रैंडम सैंपल ले रहे हो नॉर्मल 0 1 से मान लो फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर उसमें है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या एस्टिमेट उसमें करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट ज्वाइंट पीडीएफ उसका मतलब होगा। इसको लाइक्लीहुड फंक्शन तब बोलेंगे जब उसमें अननोन पैरामीटर होगा। अननोन पैरामीटर होगा तो अननोन पैरामीटर का फंक्शन लाइक्लीहुड फंक्शन है ना। अब नॉर्मल 0 1 पैरामीटर ही नहीं है तो इन्फ्रेंस में उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि वी वांट टू एस्टिमेट समथिंग, तो जो कुछ अननोन है उसको एस्टिमेट करना है मुझे, ये चीज है। सर लाइक एक वेरिएबल ट्रीट करना है उसको, हाँ मतलब वो कोई 1 2 जैसा कुछ हो नहीं सकता। मतलब जैसे कि आप नॉर्मल 0 1 में बोल रहे हो तो इधर सिग्मा स्क्वायर 1 है, वो 0 है, तो उसको एक जनरलाइज होना पड़ेगा। हाँ वो गिवन एक्चुअली यहाँ पे पैरामीटर्स नोन है, तो नोन है तो हमें कोई इन्फरेंस की जरूरत नहीं है। इन्फरेंस की जरूरत कब है, जब डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अननोन हो, तो कोई पैरामीटर अननोन होगा, देन वी विल ड्रॉ इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन अबाउट द अननोन थिंग, तो मुझे उसमें कुछ अननोन थिंग जो भी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताने के लिए अगर एस्टिमेट कर रहे हैं तो पॉइंट एस्टिमेट ये हो सकता है, तो पॉइंट एस्टिमेट में नॉट बी करेक्ट, सो उसके लिए जरूरत पड़ती है फिर इंटरवल एस्टिमेट की। क्योंकि पॉइंट एस्टिमेटर जरूरी थोड़ी, तुम जो एस्टिमेट कर रहे हो एक्स बार, हम बोल रहे हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, ठीक है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि जो एक्स बार की वैल्यू आ रही है सैंपल से वही एग्जैक्ट वैल्यू म्यू की है, कोई जरूरी नहीं है, म्यू तो अननोन है, तो यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग इट दैट बट इट मे नॉट बी करेक्ट। तो उसके लिए फिर हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है जो ये कहता है कि ठीक है तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, सो है ना, कितने कॉन्फिडेंट हो कि योर पैरामीटर विल लाई इनटू दिस इंटरवल, तो वहां पे तुम इंटरवल के रूप में एस्टिमेट करते हो उसको, ये चीज है। बाद में फिर किसी स्टेटमेंट को टेस्ट करना है तो उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाँ असली मीनिंग क्या होता है, तो आपने डेफिनेशन लिखा ये स्टैटिस्टिक दैट इट यूज्ड टू एस्टिमेट सम अननोन पैरामीटर्स, ठीक है, इस एस्टिमेट का मतलब क्या है? हाँ एस्टिमेट का मतलब वही है कि जैसे तुम्हारा, जैसे मैं अगर पूछूं कि इंडिया का अभी एवरेज एज कितना है, तो बोलते हैं ना कभी इंडिया यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, सो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो सबका तुम या तो पता करो एज क्या है, फिर उसको ऐड करके डिवाइड करो पॉपुलेशन से, तो तुम्हें एक एवरेज एज आ गया ना, एवरेज एज आ गया उस पर्सन का। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा ना, अब तुम 150 करोड़ लोगों का डाटा कलेक्ट करोगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें बहुत सारे खर्चे भी होंगे, अगर तुम किसी भी तरीके से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो इसका हमारा जो इन्फ्रेंस का मतलब वो क्या है, मतलब पर्पस क्या है, यही पर्पस है कि कॉस्ट को थोड़ा कम किया जाए। तो हम लोग फिर पूरे पॉपुलेशन पे ना टेस्ट करके तुम क्या करो कि कुछ एक सैंपल ले लो, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से तुम कलेक्ट कर लो चाहो तो, या डिफरेंट है ना, मान लो इंडिया में तुम 100 प्लेस डिसाइड कर लो, 100 प्लेस में तुम डिफरेंट है ना, मतलब 100 लोगों का ग्रुप ले लो, तो उनका एक डेटा कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे एक तुम रिजल्ट निकालो, तो तुम उसका जो कंक्लूजन निकालोगे तो यू विल एस्टिमेट इट फॉर द होल पॉपुलेशन। तो ये एस्टिमेट करने का मतलब ये हो गया कि आप पूरे पॉपुलेशन के लिए मतलब फाइंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम एंड कॉस्ट जाएगा। तो टाइम एंड कॉस्ट को कम करने के लिए हम सैंपल लेते हैं, है ना। जैसे जो इलेक्शन का तुम देखो पोल वाला जो चीजें चलती हैं, एक्सिट पोल्स, ये क्या करते हैं ये लोग, तुक्का थोड़ी लगाते, तुक्का नहीं लगाते ये लोग, ये क्या करते हैं, जैसे जहाँ इलेक्शन है, अब मान लो अभी 2020 है ना, अभी इलेक्शन आने वाला है ना 24 में, तो इलेक्शन होगा, तो क्या वो टीवी चैनल वाले पूरे इंडिया के हरियाणा से पूछता है कि आपने किसको वोट दिया, आपने नहीं, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है, मतलब कुछ उसके डिफरेंट टीम्स हैं, मान लो 50 टीम्स हैं, तो 50 डिफरेंट प्लेस पे गए वो लोग, फिर उसने वहाँ पे 100 लोगों से पूछा, फिर उसके हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूशन से 100 लोगों में ये हुआ, फिर उसको एक आइडिया मिला, तो फिर उसके बेसिस पे उसने सोचा कि मान लो उसने 2000 लोगों से डेटा कलेक्ट किया, अब उस 2000 डेटा के बेस पे वो जनरलाइज करेगा कॉन्सेप्ट को कि ये जो इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन है उस पर क्या होगी। इसलिए तुम देखते हो कई बार वो सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है, जो एक्सिट पोल्स होती है इलेक्शन की, है ना, क्योंकि अगर हो सकता है इन लोगों से डेटा उससे कलेक्ट किया जो बायस था, मतलब या तो एक जैसा ही था, वो दूसरे तरह के लोगों का डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ। तो इसीलिए तो यहाँ पर्पस हमारा वही है कि जो अननोन चीजें हैं या जो लार्ज पॉपुलेशन है
उसमें कुछ आपको एस्टिमेट करना है, तो हाउ विल यू एस्टिमेट? तो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से टाइम और है ना वो पैसे बचाने के लिए हम लोग सैंपल का टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं इस तरीके से। सर अगर वो कोई अगर रूल को फॉलो करे जो क्लास 12 में होता है ना सर, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब वो इसका मतलब dx by dt is proportional to sum कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें से तो भी हो सकता है, तो भी क्या एस्टिमेटेड ही है। dx by dt क्या हो जाए? मतलब कुछ एक रिलेशन फॉलो कर रहा है, मतलब उसका पॉपुलेशन का कुछ चेंजेस इज प्रोपोर्शनल टू सम कुछ हो रहा है, मतलब एक वेरिएबल जैसे ट्रीट कर रहे हैं, फिर उसको इंडिकेट करके होता है ना, तो वो भी क्या एस्टिमेटेड ही होता है, मतलब नहीं, वहां तो हम एग्जैक्ट निकाल रहे क्योंकि वहां हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट पता है। तो वहां जैसे क्या, जैसे मान लो तुम जैसे तुम जैसे बता रहा हूँ वही चीज हम लाइक्लीहुड में भी करेंगे। लाइक्लीहुड में क्या होता है कि तुम्हें एमएलए निकालना होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। तो वहां क्या करना होता है कि ऐसी कौन सी पैरामीटर की वैल्यू है जिसके लिए ये जो जॉइंट पीडीएफ है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। सो ऐसे पैरामीटर की क्या वैल्यू है जिसके लिए ये हाईएस्ट है ना, वो आपको एस्टिमेट करना होता है। मतलब आपको x1 x2 xn पता है, थीटा पता नहीं है, तो फिर आप वही देखते हो कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये मैक्सिमम हो जाए। नो, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, थीटा की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में फंक्शन। तो यहाँ मैक्सिमाइज ही करते हैं, तो वहाँ वेरिएबल को हम जो वेरिएबल आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो आएगा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड द एमएलई। ये डेफिनेशन है एमएलई का, ठीक है। जो ग्लोबल मैक्सिमा है लाइक्लीहुड फंक्शन का, दैट इज द एमएलई। तो वहां वही कर रहे हैं जो तुम शायद कहना चाह रहे हो, तो वही है। लेकिन जो मैथमेटिक्स के टर्म में जो है वो तो एग्जैक्ट तुम्हें कर्व पता है, तो मैक्सिमा मिनिमा या रेट ऑफ चेंज वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या है, कोई अननोन क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है आपको इस तरीके से। सर एक इन्फ्रेंस को डिफाइन करिए ना। किसको? इन्फ्रेंस क्या होता है? हाँ, इन्फेरेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन निकालना। इन्फेरेंस का मतलब यू आर, इन्फेरेंस का डेफिनेशन जो एक्चुअल है, सो इन्फेरेंस बनाओ यू आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट सम अननोन थिंग्स। सो इन्फेरेंस का एक्चुअल मीनिंग यही है कि हमारा पर्पस है कोई अननोन चीजों को, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, ये इसकी वैल्यू ये होगी या इस इंटरवल में होगा। ये तुमने कोई स्टेटमेंट बोला, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये चेक करने के लिए टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग क्या है, तो यू गिव सम स्टेटमेंट, तो वो H0 है आपका, उसका अपोजिट H1 है। अब आपको टेस्ट करते हो कि आपका जो H0 है वो कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ट्रू है, मतलब या है ना कितना ट्रू है, तो उस तरीके से वो टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ अननोन चीजें हैं जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इन्फरेंस। सो इन्फरेंस मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सम अननोन क्वांटिटी। सो ये इन्फरेंस की डेफिनेशन है। सर कितनी स्लाइड्स हो चुकी हैं सर इसके ऊपर? अभी कुछ नहीं हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, जस्ट हम डेफिनेशन लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहीं से स्टार्ट किया तो डाउट चल रहा था, तो यहाँ डिफाइन किया कि रैंडम सैंपल का डेफिनेशन क्या है, तो ये आईडी रैंडम वेरिएबल है। पैरामीटर क्या है, सो जिस आर्बिट्री कांस्टेंट के हेल्प से हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं वो पैरामीटर है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ज्वाइंट पीडीएफ x1 x2 xn का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आगे भी लिखा है मैंने। स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल which does not depend on parameter, which is free from parameter is called statistics. Then estimator is a statistics only that is used to estimate some quantity. जो भी statistics use किया जाएगा किसी unknown parameter को estimate करने के लिए, so that will be called estimator. The estimator is like estimator is a statistics only. Every statistics can be used as estimator. So and यहाँ पे sampling distribution मतलब वही था कि जस्ट ज्वाइंट पीडीएफ है वो। इसी में हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे थे, तो लाइक्लीहुड बाद में डिफाइन करेंगे क्योंकि मुझे उसके लिए श्योर होना पड़ेगा कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में अननोन पैरामीटर है। जो लिखा रहता है ना कॉलम देके थीटा, वो इसे लिखा रहता है कि यू आर श्योर दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन है अननोन पैरामीटर। तो उस अननोन पैरामीटर का फंक्शन ज्वाइंट पीडीएफ को कंसीडर करो। तो जैसे मैं अगर लिख दूं, जैसे एल थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 xn थीटा, तो यहाँ लिखते हो कॉलम लगा थीटा लिखा रहता है। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई, ठीक है ना, यहाँ भी तुम थीटा लिख सकते हो, आई फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पे ये थीटा का फंक्शन एक्चुअली दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो दिस इज कॉल्ड लाइक्लीहुड फंक्शन।
So this is called likelihood function. Likelihood function. ठीक है ना, तो ये बाद में आएगा. सो दैट लाइवलीहुड फंक्शन डिफाइन करने के लिए अननोन पैरामीटर होना चाहिए. दिस इज अ फंक्शन ऑफ अननोन पैरामीटर. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो डेफिनेशन जैसे हम लिख रहे थे एंड और क्या डिफाइन करना है. तो ये तो हो गया मेनली डेफिनेशन, तो हो गया. अब आता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सो अभी क्या ध्यान करना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है. सो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बताओ भाई, कैसे डिफाइन करोगे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. सर कोई रैंडम सेट से ले लेंगे x1 x2 है, फिर हम x1 कुछ एक डिफाइन करेंगे मिनिमम ऑफ, ऐसे ऐसे करते करते चलते जाएंगे. इसको ही बोलेंगे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. और डिफाइन करते हैं, है ना. यही से स्टार्ट होता है. ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या क्या पढ़ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में. डेफिनेशन क्या है एंड rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ फॉर आईआईडी केस फॉर कॉन्टिन्यूअस. देखो, तो तुम्हारे पास जो भी ऑर्डर स्टैट्स के क्वेश्चन आएंगे वो आईआईडी होंगे, ठीक है ना, आईआईडी केस वाले होंगे. फिर डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ पीएमएफ सीडीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, आईआईडी केस फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस. सो ऑर्डर स्टैट बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब मैं डिफाइन कर देता हूं पहले. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो आईआईडी केस के लिए ही आपको पढ़ना है, जो भी हमारे पास रैंडम उसके लिए ही आपको, तो मेनली यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है. देखो इसमें ध्यान दे सकते हो, ज्वाइंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मतलब है ना, ज्वाइंट नहीं है यहाँ पे. सर एक बार आईआईडी बता दीजिए सर, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे दीजिए. आईआईडी का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. सर ये पता है हाँ, तो होता क्या है. इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ज्वाइंट पीडीएफ जो होगा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ होगा, उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं. और ज्वाइंट पता है ना. y1 is equal to fx1 वो fx1 ब्रैकेट में डॉट fxy. हाँ यस, f ऑफ ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू fx into fy, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स हो जाएगा. तो ये तब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा इफ एंड ओनली होता है. उसके बाद आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब x एंड y का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब दोनों का पैरामीटर भी सेम रहेगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा दोनों का, तो वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके सर. सो आप कुछ डिफाइन कर लेते हैं ऑर्डर स्टैट्स. तो फिर क्वेश्चन तो आ ही जाएगा. देखो, तो इसमें क्या होगा, हालांकि हम पहले भी एक ओवरव्यू दे चुका हूं ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का. तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं ना. सो लेट x1 x2 xn, है ना, these are n random variables. है ना, डिफाइंड ऑन, सब सेम उसी पे डिफाइंड रहेगा. सो सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस, मान लो ओमेगा है, रैंडम वेरिएबल जी और पी बोल दो, इस तरीके डिफाइंड है. हाँ, हालांकि पी की जरूरत है नहीं, सो प्रोबेबिलिटी स्पेस पे ही डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. सो होता क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, तुम्हें बताई थी पहले मैंने, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब है x1, और x1 का मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ ऑल, है ना. सो मिनिमम अमोंग x1 x2 xn, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, दैट इज x1 इज मिनिमम ऑफ, या ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, ऐसा हो गया. फिर x2 का मतलब पता ही है तुम्हें, सेकेंड मिनिमम, सेकेंड मिनिमम अमोंग x1 x2 xn, इस तरीके से. x3 का मतलब थर्ड मिनिमम, xn मतलब लास्ट मिनिमम, मतलब लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट अमोंग
x1 x2 xn, तो मतलब इसी को लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। अब मुझे इसको स्टडी क्यों करना है, इसका फाइंड करना है पीडीएफ सीडीएफ पीएमएफ, उसके बाद फिर उसमें क्वेश्चंस करना है। तो पहले हमें ये तो डेफिनेशन हो गया जस्ट। तो मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, अगर r लिखते हो मान लो बीच में तुम xr लिख लो, तो xr का मतलब rth मिनिमम, तो xr का मतलब rth मिनिमम ना, rth मिनिमम अमॉन्ग x1 x2 xn, इस तरीके से। तो ये तो सिंपल ऑर्डर स्टार्स का डेफिनेशन हो गया है ना, इट इज जस्ट डेफिनेशन। अब क्या होता है कि यहाँ आईआईडी नहीं अज्यूम किया, देखो डेफिनेशन में आईआईडी नहीं है, वो जब डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तब आईआईडी यूज करेंगे, डेफिनेशन इन जनरल है, यहाँ आईआईडी नहीं यूज किया मैंने। तो अब मेनली क्या जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत क्या है, जरूरत है, हाँ देख लो एक बारी। सो हो गया। यस सर हो गया। ओके तो इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखो तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ये लिखा है कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम वेक्टर, ठीक है। सो देन हमने अभी अरेंज कैसे अरेंज किया कि इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमने ऐसा अरेंज किया इसको xn, मतलब जो सबसे देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी कोई ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ठीक है ना, मतलब हर आउटकम सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी सबकी, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट होगा उसको x1 बोलेंगे, सेकेंड स्मॉलेस्ट x2, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ऑर्डर होता है। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे लार्जर एंड सो ऑन, इस तरह से है ना। और इसको बोल सकते हैं कि दिस इज x1 x2 है ना, xn, दिस इज सेट ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो दिस इज सेट ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। एक एग्जांपल देखो जरा, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। सो एग्जांपल ये है कि जैसे तुम्हारे पास x1 x2 x3 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद सपोर्ट, तो देखो x1 का सपोर्ट है 0 1, ठीक, x2 का सपोर्ट तुम्हारे पास है 1 2 3, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और अच्छा x3 x2 का दिस, x3 का सपोर्ट है 0 1, ठीक। ये तीन रैंडम वेरिएबल जिसका हमने सपोर्ट आपको दिया, रेंज दिया, मतलब रेंज पता है, और आपको ये बोल रहा है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, इज अ सेट ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सेट है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स
ठीक है ना, मतलब ये सेट बना दिया उसी वैल्यूज का। अब मैंने आपको 3 रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए, मतलब जिसकी रेंज दिया आपको मैंने। अब आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं कि व्हाट इज द रेंज। देखो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज इटसेल्फ अ रैंडम वेरिएबल, जैसे सम होता है, डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट होता है, डिवीजन होता है, सेम लाइक मैक्सिमम, मिनिमम या सेकेंड मिनिमम, ये सब एक ऑपरेशन है ना। सो दीज आर ऑपरेशन। सो एक ऑपरेशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल का कोई ऑपरेशन लो, दैट इज आल्सो अ रैंडम वेरिएबल। सो अब ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, तो मैं आपसे यहाँ पूछना क्या चाहता हूँ कि हमने आपको x1 x2 x3 का रेंज दिया और मैं आपको कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज देता हूँ। सो बोल रहा है कि x1, x2, x3 ये जो ट्रिपलेट है दैट बिलोंग्स टू दिस सेट। आपको वैल्यूज दे रखा है। सो वैल्यूज आर 0 1 0 0 2 0 0 3 0। तो पता है रैंडम वेरिएबल क्या करता है, दैट एसोसिएट्स एवरी आउटकम टू अ नंबर्स। तो यहाँ पे ये है कि एक आउटकम में करस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 की 0 है, x2 की 1 है, x3 की 0 है, लाइक दिस। तो तुम्हें डिफरेंट में x1 x2 x3 का कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ कि दे अज्यूम दीज वैल्यूज, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब रेंज बता रहा हूँ, जैसे सो 0 3 0 0 1 1, ठीक, देन 0 2 1 and then 0 3 1 0 3 1। इसके बाद और वैल्यूज हैं 1 1 0, then 1 2 0, then 1 3 0, then 1 1 1, then 1 2 1 and 1 3 1। ये कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं x1 x2 x3 का। तो आपको बताना है इसमें से, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ट्राई करो। सो मिनिमम अमोंग है ना, x1 x2 x3 डिसाइड करना है। ये सेकेंड मिनिमम, एंड मैक्सिमम। बताओ इसका रेंज क्या होगा। ये भी रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो समटाइम्स वी आल्सो डिनोटेड बाय y1 y2 y3 सिंपली। सो क्या आएगा इसका रेंज बताओ। इसका रेंज या फिर सैंपल वैल्यू। हाँ मतलब वही, इसके करस्पॉन्डिंग सैंपल वैल्यूज क्या आएंगे। हाँ जैसे x1 x2 x3 का सैंपल वैल्यूज दे रखी हैं आपको मैंने, तो मतलब वही इसके करस्पॉन्डिंग सैंपल वैल्यूज क्या हो सकती हैं x1 x2 x3 का गिवन डेटा के हिसाब से। गिवन डेटा के हिसाब से 0 और 1 x1। ओके, सो x1 है ना, x1 यहाँ 0 0 0 0 है ना, इस तरह से है। सो वैल्यू मिनिमम क्या क्या हो सकता है ना। सर आप इक्वल्स में कैसे मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं तुम समझे नहीं। जैसे किसी एक पॉइंट टाइम पे x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 0 है। बताओ इसमें मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम 1 है। इन तीनों में मिनिमम कौन है। 0। सो यहाँ से इसका एक वैल्यू 0 मिला और ये x3 वाला 1 मिला। सेकेंड मिनिमम कौन है इसमें। 0 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या समझ आया तुम्हें कि सो यहाँ पे जो सब ये पहला ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है इसमें x1 0 x2 1, तो इसमें मिनिमम 0 है, सेकेंड मिनिमम भी 0 है, थर्ड 1 है। इस पे एक क्वेश्चन भी लास्ट टाइम कर रहे थे जहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, परसों आई थिंक किया था ना डाउट क्लास में मे बी। सो इस तरह केस वहां भी आया था। ओके, नेक्स्ट डेटा करस्पॉन्डिंग क्या है। 0 2 0 में मिनिमम क्या है। 0 ही है। सेकेंड मिनिमम 0 ही है। थर्ड मिनिमम क्या है, मतलब मैक्सिमम क्या है। तो इसका रेंज मतलब जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, अब ऐसे लिख रहे हैं, मतलब सेट लिख रहा हूँ एक्चुअली, ये सेट ही लिख रहा हूँ।
कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। सो 1 या 2 हो सकती है। थर्ड में देखो मिनिमम 0, सेकेंड मिनिमम 0, थर्ड यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम 0, सेकेंड मिनिमम 1 आ जाएगा। 1 एंड मैक्सिमम 1 जो कि लिख ही चुका हूँ। थर्ड है ना, थर्ड मिनिमम मतलब मैक्सिमम, इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम 0, सेकेंड मिनिमम 1, थर्ड 2 लिख चुका हूँ। इसमें सबसे छोटा 0, सेकेंड 1, ये 3 लिख चुका हूँ। इसमें सबसे छोटा 0, सेकेंड 1, थर्ड 1 ही होगा। इसमें सबसे छोटा 0 हो गया, सेकेंड 1, थर्ड 2। इसमें मिनिमम 0। इन तीनों में डिसाइड करना विच वन इज द स्मॉलेस्ट, दैट विल बी वैल्यू ऑफ दिस। सो 0 लिख चुका हूँ। इसमें 3 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आ गया। इसमें 1 1 1 है, बताओ व्हाट इज द मिनिमम? 1, सेकेंड मिनिमम 1, थर्ड मिनिमम 1, 1 2 1। सो मिनिमम 1, सेकेंड मिनिमम भी 1 एंड थर्ड इज मतलब मैक्सिमम इज 2। इसमें 1 3 1, तो मिनिमम इज 1, सेकेंड मिनिमम 1, थर्ड मिनिमम 3, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब ये हमने डिसाइड किया, एक नया रैंडम वेरिएबल मेरे पास मिला। अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का रेंज है 0 1, सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स का रेंज है 0 1 और थर्ड का रेंज है इस तरीके से। सो इस गिवन डेटा के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, इसने आंसर भी यही दिया है, ठीक है। ओके अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपको यहाँ पे तो हालांकि डिस्क्रीट में तुम्हें आरएथ ऑर्डर स्टैट्स नहीं पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस में पढ़ना है ना। यस सर। लेना चाहो लिख सकते हो वैसे, लेकिन जरूरत नहीं है। देखो सो हमें एक्चुअली डिस्क्रीट में तुम्हारे बीच वाले का नहीं पूछेगा, मतलब डिस्क्रीट के केस में ना, सिर्फ डिस्क्रीट के केस में तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैट्स फॉर डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट में फर्स्ट और लार्जेस्ट पढ़ना ही है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में तुम्हें आरएथ ऑर्डर स्टैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, डिस्क्रीट में आरएथ ऑर्डर स्टैट्स का नहीं देखना है, फॉर केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है। तो पेपर बनाएंगे सिलेबस के हिसाब से ही, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोग देख सकते हैं अगर चाहो तो। यहाँ पे क्या होगा, तो जो रिजल्ट है अगर मैं थ्योरम लिखूं, मान लो कि लेट x1, x2 up to xn be discrete random sample, है ना। डिस्क्रीट मतलब डिस्क्रीट मान लो, ऐसा बोलो, नॉट सैंपल नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, ये डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर है। सो व्हाट इज द CDF ऑफ, मैं जस्ट लिख रहा हूं, आगे डिराइव करूंगा इसको हेल्प से। सो CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, XR का मतलब rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, XR। तो मतलब क्या होगा, CDF XR, मान लो यहाँ स्मॉल x है, सो मतलब XR लेस देन इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है, XR लेस देन इक्वल टू x का क्या मतलब है? जो आरएथ मिनिमम होगा वो लेस देन इक्वल टू x होगा, ये मतलब हुआ ना। तो आरएथ मिनिमम लेस देन x है, तो जैसे सबसे छोटा जो रहा होगा वो क्या होगा, लेस देन x होगा कि नहीं, है ना। सो एटलीस्ट r नंबर्स जो होंगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मीनिंग देख लो, एटलीस्ट r, क्योंकि उसमें इक्वल भी तो हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स। सो जो अगर सारे डिस्टिंक्ट है तो पहले r नंबर्स लेस देन इक्वल टू x होगा ना। सो एटलीस्ट r वैल्यूज होंगे ना, एटलीस्ट rth ऑर्डर स्टैटस लेस देन x है। सो r से पहले r -1 है जो रहा होगा, r -2 है, सो ऑन फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, वो तो लेस देन x होगा ही। लेकिन हो सकता है कुछ इक्वल डेटा भी तो हो सकते हैं उसमें, जैसे ऑर्डर स्टैट्स में इक्वल वैल्यूज रहती है तो ऑर्डर मैटर तो करता नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट r वैल्यूज जो होंगी
So at least r values r of xi's are less than equal to x, ये समझ लो. So कम से कम r values होंगी वो less than equal to x होगी, xi जो less than equal to x होगी. तुम्हारे पास कितने हैं, n है, n में से कम r जो होगा वो less than equal to x तो होगा ही, कम से कम r, क्योंकि अगर सारे इक्वल हो गया मान लो फॉर एग्जांपल, तो सारे फिर आ जाएंगे अगर इक्वल वैल्यूज ले रहा है तो इसको तुम उसके टर्म में कैसे लिखोगे? बाइनोमियल केस में. हाँ, सो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में लिखे तो कम से कम r जो है, सो x इज इक्वल टू r पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? r से लेके n तक समेशन जाएगा, n c i और उसका प्रोबेबिलिटी. नहीं, यहाँ पे तो होगा कि मान लो i है, x बराबर r वैल्यूज होंगी 1 से लेके r तक ना, तो 1 से लेके rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, मतलब ये मैं बोल दूंगा यहाँ पे जैसे NCI CDF ऑफ x इसकी पावर i, हर मैं प्रूफ करने के मूड में हूँ नहीं, लेकिन फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना. 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर कितनी आएगी, n माइनस i, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, i की वैल्यू r से n तक, r से n तक या 0 से r तक, 1 से r तक. एटलीस्ट r बोला है ना, हाँ, तो r तो होगा ही, और r के बाद भी हो सकता है. ठीक है, तो r से n तक है ना. सो i की वैल्यू r टू n आ गया आपके पास. ठीक है, अब इससे तुम अगर पीएमएफ निकालो तो क्या तुम पीएमएफ निकाल पाओगे? देखो ये हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन कई बार अगर जरूरत पीछे पड़ गई, इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिस्क्रीट में तुम्हें ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं था. ये तुम्हें लिखा मैंने सीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट x. पीएमएफ क्या होगा, व्हाट इज द x इज इक्वल टू, मैं अगर स्मॉल x लिखूं, x r इज इक्वल टू स्मॉल x. सो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो तुम्हें याद है सीडीएफ के टर्म में कैसे लिखते हो इसको, हाउ टू फाइंड पीएमएफ फ्रॉम सीडीएफ? f of x are less than equal to x यस, minus माइनस f ऑफ x r, x minus तो x माइनस का मतलब डिस्क्रीट में क्या होगा? x minus 1. अगर डेटा है तो मान लो 1 2 3 4, x मेरा इंटीजर वैल्यूड में बोल देता हूँ, फॉर सपोज जो रैंडम वेरिएबल है वो इंटीजर वैल्यूड है उस केस में, तो उस केस में मेरा अगला x माइनस 1 हो जाएगा, है ना. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये मेरे डेटा x का रेंज है, सपोज अगर मैं रेंज फिक्स कर दूं तो उसके केस में, हाँ, तो अगर डिस्क्रीट है ना, तो डिस्क्रीट में जो पिछला डेटा पॉइंट होगा इसका, अब वो लिखना पड़ेगा. तो मैं अभी एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल देता हूँ कोई डिस्क्रीट डेटा पॉइंट है 1 2 3 4 n तक वाला, तो x माइनस का मतलब डिस्क्रीट में उसका पिछला पॉइंट जो होगा, x का जो जस्ट वैल्यू लोअर होगी, तो वो लिख सकते हैं. सो क्या लिखा है, मेनली बुक में क्या है ना, कंटिन्यूअस के रेंज में डिफाइन किया ज्यादातर, तो जैसे आएगा मैं बता देता हूँ. तो अगर मैं बोल दूं कि मान लो जो वैल्यूज है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सो विथ सपोर्ट, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसा बोल दूं इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर है फॉर एग्जांपल, मान लो ऐसा है पॉजिटिव इंटीजर सपोर्ट है, उसके लिए डिफाइन अगर लिखूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस का मतलब x r एट x माइनस CDF ऑफ XR एट x माइनस 1. अब ये पुट करके सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा, यही चीज यूज करनी है ना दो बार, बस एक बार x रखना है, एक बार x माइनस 1 रखना है. x यहाँ मैं ले रहा हूँ इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज है मान लो, इवन इंटीजर वैल्यूज भी ओके है.
तो क्या आएगा आंसर? सो बीटा के पीडीएफ के जैसा आ जाएगा। हाँ, तो उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, एक करके देख लो। सो जस्ट तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है ना, यही वैल्यू लिखनी है बस, उसको फिर समेशन तो वही रहेगा बट उसको ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। सो एन चूज आई तो ऐसे ही रहेगा, आई भी वैसे ही रहेगा, बस डिफरेंस वहां पे आ जाएगा, है ना। अगर तुम लिखोगे, मान लो मैं लिख के दिखाऊं, आई फ्रॉम आर टू एन, एन चूज आई, यहाँ पे एक्स का काम तो है नहीं, काम तो इधर है, तो एक बार होगा एफ एक्स एट एक्स, इसकी पावर है आई, और 1 माइनस एफ एक्स एट एक्स, इसकी पावर है n माइनस आई। अब माइनस हो जाएगा ना यही, क्योंकि सेम ही चीज घटाएंगे तो वो कॉमन ले लिया मैंने ये n चूज i वाला, तो बस यही चीज माइनस में हो जाएंगी। सी डी एफ ऑफ x एट x माइनस 1, इसकी पावर i इंटू 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एट x माइनस 1, इसकी पावर n माइनस i, यही आएगा ना, देख लो। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर ज्योमेट्री के केस में ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ कैसे निकलेगा, मुझे कई लोगों ने पूछा है ना बीच में, अभी जो पढ़ाया भी नहीं था, तो ये इसलिए करा, तो तुम निकाल सकते हो इजीली अगर तुम्हें चाहिए। मान लो ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्री का पीएमएफ देख लो क्या होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करूँ, सो मान लो क्वेश्चन लिखूँ कि क्या होता है, जी जी, तो ये है पीएमएफ, मैं लिख दिया मेनली। और ज्योमेट्री के केस में कई बार क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं, तो हमारे लिए क्या है, अच्छा तुम इसमें जरा एक्सपेरिमेंट करो। क्या एक्सपेरिमेंट करो, r की जगह एक बार 1 रखो, r की जगह एक बार n रखो, और देखो क्या होगा, है ना। मुझे nth ऑर्डर स्टैट चाहिए ना यहाँ पे, अब इसमें एक बार काम करो, अगले पेज पे आप लोग नोटबुक में लिखो, ये जो r है ना, ये दोनों हमने क्या लिखा है, दिस इज द सीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक, एंड दिस इज द पीएमएफ। अब क्या करो तुम, इसको r की जगह तुम 1 रखो एक बारी, जस्ट पुट r इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ एंड सीडीएफ देखना चाहता हूं कैसा होगा डिस्क्रीट में। तो अब r के प्लेस पे 1 रख दो और देखो क्या होगा। अब मतलब r की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। फिर समय से निकाल पाएंगे, तो लिख तो सकते हैं यहां से एटलीस्ट, है ना। देखो अगले पेज पे लिखता हूं, सो इफ मान लो ऐसा है, इफ x हैज सपोर्ट इंटीजर वैल्यूड, मतलब इंटीजर, देन अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू x, तो क्या कन्वर्ट होगा इसमें, क्या कन्वर्ट हो गया आएगा, उसी को लिख के देख लो, है ना। सो सीडीएफ अगर तुम लिखते, वन टू एन हो जाएगा फिर ना, हाँ सर 1 to n, 1 to n, फिर उस केस में आ जाएगा तुम्हारा। तो पहले तो पीएमएफ है और एक सीडीएफ है ना। सो पहले तो मैं सीडीएफ ही लिखा था, तो अगर मैं वो लिखूं तो सीडीएफ एट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो ये जो तुम्हारा आएगा, मैं इसको अलग से डिराइव करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन के लिए। कॉन्टिन्यूअस का नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज डिस्क्रीट का ही डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट क्लास में। एक दो क्वेश्चन कराता हूँ डिस्क्रीट का मैं, फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैट्स के लिए। तो ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं टेक्निक बता दूंगा, वैसे ही हम डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। तो अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला से डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा आएगा कितना आया, n चूज i, है ना, एफ एक्स ऑफ एक्स, इसकी पावर तुम्हारे पास i आया, 1 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स, इसकी पावर n माइनस i, और i फ्रॉम 1 to n हो जाएगा इस तरीके से। NC choose 1 होगा नहीं, i तो फिक्स है, r को हमने 1 किया ना, यहाँ चेक कीजिए,
हमें r को 1 रखना है, i तो फिक्स है, मतलब i तो समेशन है, हमें r की जगह 1 रखना है, जहां जहां r है ना आप 1 पुट कीजिए। यहां भी ऐसे ही तो 1 to n हो जाएगा। ओके, nth ऑर्डर स्टैट्स में क्या होगा, चलो अभी 1 के लिए लिखना फिर nth के लिखूंगा। सो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x, तो ये होगा i फ्रॉम 1 to n, n चूज i, फिर ये लिखा था मैंने CDF एट x इसकी पावर i 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस i माइनस CDF ऑफ x माइनस 1 इसकी पावर i इंटू 1 माइनस CDF ऑफ x और इसकी पावर जो है n माइनस आई था। ठीक है, तो ये हमारे पास था, ये फॉर्मूला था ना, जस्ट यही चीज मैं n के लिए लिखूं अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए सेम फॉर्मूला, तो मेरा i n से n ही हो जाएगा, तो मतलब तो फिक्स हो गया ना, n ही हो गया। तो यहां आपको ठीक है ना, i वहां तुमने i को 1 रखा है, यहाँ पे i r को 1 रखा था ना, तो अब r को n रखो, n to n, तो n to n तो फिक्स हो गया, n चूज n CDF ऑफ x एट x इसकी पावर n एंड 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर क्या होगा n माइनस n, तो 0 हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया, NCN भी 1 होता है। सो यहाँ से इन जनरल CDF आ गया है ना, CDF तो इन जनरल आ गया तुम्हारा, यही है, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, तो CDF तो यही होगा। ठीक है, सो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मैंने अभी डिस्क्रीट लिख रहा था, बाद में कॉन्टिन्यूअस के लिए भी करूंगा तभी यही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो nth ऑर्डर स्टैट्स में ये हो गया। जैसे तुम्हें पता है ना, इसको तुम और थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो, जैसे ये 0 to n होता तो ये क्या बन जाता, अगर ये 0 to n होता मान लो, तो क्या आता सम इसका, इसकी वैल्यू, अगर ये 0 to n होता तो क्या होता, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं हो जाता। अगर मैं 0 to n करता हूं इसको, तो आपको याद है ना, समेशन i फ्रॉम 0 to n या r फ्रॉम 0 to n NCR a की पावर r b की पावर n माइनस r, a प्लस b की पावर n, तो a प्लस b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से स्टार्ट तो नहीं है ना, तो मैंने कहा 0 से होता, तो 0 इंक्लूड किया मैंने, तो मुझे बैलेंस करने के लिए एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसमें हमने 0 को इंक्लूड किया i को, तो i बराबर 0 रख के देखो क्या आंसर आता है, उसको घटा दो। तो i को 0 रखोगे तो NC 0, CDF की पावर 0, ये खत्म, तो 1 माइनस CDF ऑफ x और इसकी जो पावर आएगी वो n माइनस, क्या किया हमने 0 रखा था ना i को, ये हो गया। सो ये जो CDF है ना, डिस्क्रीट में भी CDF का तो एक ही फॉर्म होता है, आपने देखा है कि डिस्क्रीट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, मिक्स का हो, CDF लिखने का तो एक ही तरीका है, तो इसलिए CDF कॉमन है तीनों केस में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का CDF वो होता है, nth ऑर्डर स्टैट्स का CDF ये, तो मैं जैसे एक बार रिपीट करने के लिए लिखता हूँ वापस। सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो CDF का फॉर्मूला है 1 माइनस fx ऑफ x और इसकी पावर n, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF है, ऊपर वाला मैं दोबारा लिखा हूं, और ये फर्स्ट ऑर्डर का PMF है। अब मैं अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PMF लिखता हूं डिस्क्रीट के लिए, तो क्या होगा, तो जरा n रख दो यहाँ पे, तो इसमें तुम r की जगह n रख दो, यहाँ 1 रखे थे ना, मतलब ये है कि इसमें जो r तुम्हारा जहां दिख रहा है r को n रख दो, i फ्रॉम n to n हो गया, तो जो ही n to n हो गया तो i की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो n रख दो, तो n चूज n 1, यहाँ n रख दो खत्म, वहां n रख दो खत्म, तो बचा क्या बताओ ध्यान से, r की जगह n रखो और बताओ फाइनल क्या बचा इसमें, कितना टाइम लगेगा, fx to the power n minus fx of x minus to the power n। हाँ तो ये आ जाएगा। सो आपके पास जो PMF आ रही है CDF ऑफ x इस पूरे की पावर n माइनस CDF ऑफ x एट x माइनस 1 इसकी पावर n,
ये x माइनस होने से ले रहा हूं क्योंकि हमने इंटीजर सपोर्ट अज्यूम किया है कि 1 2 3 4 5 है ना, वरना ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता, मतलब x पे लेफ्ट हैंड लिमिट होता वो। तो ये इंटीजर वैल्यूड है इसलिए पीएमएफ निकाल रहे हैं। ओके, तो ये तो आ गया डिस्क्रीट है केस में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ, nth ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ, फर्स्ट का सीडीएफ, सेकंड ऑर्डर का सीडीएफ। सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस में भी यही आएगा, सीडीएफ इन जनरल यही करेक्ट है। पीएमएफ कॉन्टिन्यूअस में होता नहीं है तो वहां पीडीएफ आएगा। तो ये हेल्पफुल है, ये बहुत यूज होगा आगे इसका, है ना, इन दोनों का यूज आएगा क्योंकि ये इन जनरल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दो, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स सब में काम आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, टाइम बचा है थोड़ा, चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं इस पे। कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कॉन्टिन्यूअस का ऑर्डर स्टैट्स। सो एक एग्जांपल लिखो या क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1 जो है, सो ये क्वेश्चन मेरे पास है। अच्छा, मॉडर्न ग्रेविल में डिस्क्रीट डिस्कस नहीं किया है, ये लोग सीधा कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं। वीके में डिस्क्रीट डिस्कस किया है। सो इसमें क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि लेट x be geometric distribution, geometric p with pmf। सो ज्योमेट्री के दो पीएमएफ है, नंबर ऑफ ट्रायल वाला, नंबर ऑफ फेलियर वाला। तो मैं पीएमएफ दे देता हूं। सो पीएमएफ यहाँ पे गिवन है आपको p q की पावर x माइनस 1, x स्टार्ट विथ 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये इसका मतलब इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर इसका सपोर्ट है, ठीक। अब आपको बोला जा रहा है कि तो मुझे बताओ यहाँ पे, देन ऑप्शन ए है प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ क्या है, जरा बताओ। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ क्या है, ये आपके सिलेबस में है ना। डिस्क्रीट में फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैट्स ही है, बीच का नहीं पूछेगा जैसा सिलेबस कह रहा है। फिर भी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ क्या होगा, एंड डी, पिछले कॉन्सेप्ट पे ट्राई करो, बस उसी फॉर्मूले में पुट करना है आपको ये। अच्छा, इसका मैं सीडीएफ भी लिख के दिखा दूं अगर, तो इसका सीडीएफ होता क्या है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, और इसको डिराइव करेंगे कितना आता है, याद है तुम लोगों को ज्योमेट्रिक में कितना आता है सीडीएफ? तो 1 to x सम करना पड़ेगा नहीं रे। तो इसको ऐसा करो कि अगर इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x मोर देन कितना हो जाएगा x, हाँ, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, तो इसका जो फॉर्मूला है ये मोर देन x है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, मोर देन x है ना, तो मोर देन इक्वल टू व्हाट, x प्लस 1। सो अगर इक्वल टू में लगाऊं, q की पावर x आ जाएगा, रुको हाँ, सो मोर देन इक्वल टू x प्लस 1 लिख सकता हूँ इक्वलिटी लगा के। तो ये तुम्हारा आंसर आता है यहाँ से q की पावर, हाँ तुम जो कह रहे सही कह रहे हो, q की पावर क्या होगा, x आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया 1 माइनस p की पावर x। तो ये सीडीएफ हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक में। ज्योमेट्रिक का पीएमएफ ये है, और प्रूफ करना आसान, मतलब आसान था वो, मैं एक्चुअली करना नहीं चाहा इसलिए मैंने बुक से यूज किया। क्योंकि आप क्या करोगे, 0 1 2 3 अप टू k तक का सम करो, x बराबर 0 प्लस x बराबर 1 प्लस x बराबर 2 अप टू x बराबर x, और वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी फाइनाइट की अगर आप 0 to x ले रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 से इन्फिनिटी तक का सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम यूज करके इजीली आ जाएगा, फिर उससे एट द एंड यही आएगा, सीधा सीधा यूज कर लो आप तब भी सही है। तो मतलब प्रूव करना आसान है, तो मैंने फिर भी प्रूव ना करके डायरेक्टली यूज किया हूँ। तो ये सीडीएफ आएगा x पे ज्योमेट्रिक में, तो यूज कर लो इसको अब। ठीक है ना, तो बताओ अगर कैलकुलेट कर लिया तुम लोगों ने, तो पहले पार्ट का आंसर क्या है,
तो 1 माइनस क्यू टू द पावर एन ही आएगा। 1 माइनस क्यू रेस्ट टू पावर एन आएगा। ओके, सो क्यू का मतलब यहाँ 1 माइनस पी है। ठीक, दूसरा। तो ये ज्योमेट्रिक का पैरामीटर आएगा। हाँ, आगे। ये तुम्हें सीडीएफ बताया, पीडीएफ बताया? नहीं, मैं ज्योमेट्रिक विद पैरामीटर ये 1 माइनस क्यू टू द पावर एन। अच्छा, ये थ्योरम भी था ना एक? हाँ, ये थ्योरम ही था। हाँ, सो तुम बेटर है इसका सीडीएफ लिख के देखो। व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट एक्स? ये कितना आएगा? फिर सीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट एक्स, जो पिछला फॉर्मूला लिखा है उसको यूज करो। सो ये तो था कि जस्ट सीडीएफ जो आएगा 1 माइनस क्यू की पावर x और इसकी पावर कितना n। तुम तो एक्चुअली पैरामीटर तुम बता रहे थे ना, यहाँ तो पैरामीटर बता रहे हो आई थिंक। वैल्यू क्या होगी? वो तो पैरामीटर था। तो यहाँ से जो आया था, देखो यहाँ से क्या आया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का तुम्हारा ये आएगा, तो 1 माइनस वैल्यू यूज कर लो ना उसकी। तो 1 माइनस सीडीएफ ऑफ एक्स की पावर एन। भाई पे 1 माइनस क्यू टू द पावर। ठीक है, तो अगर मैं पहले ये लिखता हूँ तो 1 माइनस सीडीएफ ऑफ एक्स, इसकी पावर जो है पूरे की n है। तो 1 माइनस और 1 माइनस इसका सीडीएफ क्या आया देखो, तो 1 माइनस तो कट जाएगा ना, तो कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 1 माइनस सीडीएफ वहाँ से आ जाएगा क्यू की पावर x। तो ये क्यू की पावर nx कुछ ऐसा बनेगा, देखो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 xn, दे आर आईआईडी ले लो, ठीक है ना। आईआईडी ज्योमेट्रिक है, दे आर आईआईडी ज्योमेट्रिक p। चेक करो, सो x1 x2 xn आर आईआईडी ज्योमेट्रिक p, ये मतलब है। सर ये ए और डी सेम नहीं है? ए और डी थोड़ा अलग है। यहाँ आपसे सीडीएफ पूछा गया, यहाँ पीएमएफ पूछा गया है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। डी में सीडीएफ पूछा जा रहा है कैपिटल एफ, और ए में पीएमएफ पूछा जा रहा है। ऐसे इसका क्या आ जाएगा, तो ये था जस्ट एफ एक्स की पावर एन, और सीडीएफ क्या है इसका, सो 1 माइनस क्यू की पावर एक्स और इस पूरे की पावर एन, ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके है, ये क्या आया था, तो वो समेशन में जाना पड़ेगा तुम्हें अब, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ना यहाँ पे। सो समेशन करेंगे फिर x माइनस 1 तक समेशन। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली है ना ये लिखना पड़ेगा, तो ये वैल्यूज पुट कर लो, ये पुट कर सकते हो इजीली, क्योंकि एफ एक्स क्या है 1 माइनस एफ एक्स क्या है सी डी एफ। सो ये वैल्यू मुझे पता है ये क्या है, ये भी पता वहाँ चल जाएगा क्या है, तो इसको पुट कर लो। तो क्यू की पावर है ना, सी डी एफ जो है, मतलब अगर यहाँ 1 माइनस सी डी एफ था, तो अगर 1 माइनस सी डी एफ की जरूरत पड़े, सो 1 माइनस सी डी एफ तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्यू की पावर x है ज्योमेट्रिक में, चेक करो। सो 1 माइनस सी डी एफ इज क्यू की पावर x। सो पुट कर लो इसको, तो क्या था समेशन, वो पुट करना जस्ट फॉर्मूला यूज करना है, i फ्रॉम 1 टू n, n चूज i, यहाँ था सी डी एफ एट x जो कि 1 माइनस क्यू की पावर x, इस पूरे की पावर है i, 1 माइनस सी डी एफ क्यू की पावर x, इस पूरे की पावर n माइनस i, ये था ना, माइनस 1 माइनस क्यू की पावर x माइनस 1, इस पूरे की पावर i, और q की पावर x माइनस 1, इस n माइनस i, ठीक है ना, यही फॉर्मूला था। और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये आ गया। जस्ट फॉर्मूला ड्राइव करें आप, मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया, मान लो x की वैल्यू 0 दे दिया, 0 हो सकता है सर, यहाँ पे 1 दे दिया, तो उसके हिसाब से ओपन कर लेंगे। अगर x को 1 दे दिया मान लो, तो 1 दे देगा तो 1 माइनस क्यू पी हो जाएगा, क्यू है ना इस तरह से,
ब्रेक कर लोगे। ऐसे एक्स एन बराबर एक्स, तो इसका भी हमने अभी देखा था पीएमएफ, एक्स एन बराबर एक्स है ना, nth ऑर्डर स्टैट्स का यही तो है। देखो क्या है, सी डी एफ की पावर एन माइनस एक्स माइनस वन की पावर एन, तो एक्स पे सी डी एफ माइनस, तो ये सी डी एफ ऑफ एक्स, क्या लिखो सी डी एफ ऑफ एक्स, वन माइनस क्यू की पावर एक्स इस पूरे की पावर एन माइनस 1 minus q to the power x minus 1. हाँ 1 माइनस क्यू रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन और इस पूरे की पावर n, चेक कर लो। सो सी डी एफ एट एक्स की पावर n, सी डी एफ एट एक्स माइनस वन की पावर n, सी डी एफ एट एक्स उसकी पावर n एंड सी डी एफ एट एक्स माइनस वन की पावर n, इस तरीके से हो गया। सो ये सी वाला पार्ट अभी हटा दो यहाँ से, तो ये जैसे कर देते हैं इसको। सो ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन। बाकी ऐसे ही हम लोग, तो मैंने क्या किया, पीएमएफ फर्स्ट ऑर्डर का, nth ऑर्डर का, सीडीएफ फर्स्ट ऑर्डर का, सीडीएफ nth ऑर्डर स्टैट्स का। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं तो जनरल लिखा हूं ना, मैं पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू आपको दे दूं, 1 दे दूं या 2 दे दूं, तो आपसे पूछूंगा तो क्या आएगा। बाकी rth ऑर्डर स्टैट्स का भी यहाँ पे है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से आपको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर नहीं पूछेगा, वो फर्स्ट या nth ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ या सीडीएफ पूछेगा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, मतलब सिलेबस कह रहा है। हाँ, तो मैं इसको दूसरा तरीका डिराइव करता हूँ। अभी तो मैंने फॉर्मूला यूज किया ना, टाइम है कि नहीं, चला गया। तो एक दूसरा तरीका भी है डिराइव करने का पीएमएफ का, कि मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन था, अभी तो मैंने क्या किया, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच से भी कर सकते थे हम लोग, तो उससे हो जाता है ना। यहाँ जैसे ने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ पीएमएफ पीडीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉर द डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस बोथ, तो उसके लिए पढ़ना है। डिस्क्रीट के लिए मुझे यही पढ़ना, मैंने सीडीएफ पीएमएफ बता दिए दोनों। कॉन्टिन्यूअस के लिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ सर फर्स्ट और लास्ट तक ही पढ़ना है ना, x1 और xn। यस, डिस्क्रीट में x1 और xn ही पढ़ना है डिस्क्रीट के लिए, और ज्वाइंट नहीं। यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट कहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, ज्वाइंट नहीं डिस्कस करना। तो आपको दो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन जैम में नहीं आएगा, गेट में आ सकता है, जैम में नहीं आएगा। सर लेकिन कई बार वो रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पूछ देता है, तो डायरेक्ट हम उसको कैसे, जैम में कभी नहीं आया होगा रेंज का, वो हम निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे आगे, हम देखेंगे भी कि रेंज xn माइनस x1 का कैसे आएगा। तो वही जैकोबियन वाला तरीका हो गया, उससे प्रूव कर पाएंगे हम लोग, कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन हालांकि नहीं, इस तरह से पूछना नहीं चाहिए, बुक में मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि बुक जैम के लिए नहीं लिखी गई है ना, बुक तो इन जनरल लिखी गई है, तो वो आगे तक भी रहता है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, कुछ नहीं भी रहता है सिलेबस के हिसाब से बुक्स में, लेकिन हमें देखना हमें क्या जरूरत है इसके हिसाब से। पीवाई क्यूज में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, रेंज का पीडीएफ नहीं पूछा होगा जैम में, ठीक है। तो इस तरह से एनीवे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया, डेफिनेशंस लिखा इसमें इन चीज़ों का, ऑर्डर स्टैट्स इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश की है डिस्क्रीट के केस में। इसके क्वेश्चंस अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस या है ना मिक्स का जो भी होता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू। आईआईटी में तो राखी बंधन उत्सव मनाया नहीं क्या? मनाया जाता है, जो भाई बहन मनाते हैं तो मनाएंगे। ओके सर, चलो ठीक है, 2:27